अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के हवाले से जो हमने आज अपना सेशन रखा, आज तो हमने पहले कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा था, वैट पढ़ा था, लेकिन उस वक्त भी जैसा कि ये वाली बात बताई गई थी कि उस वक्त तक कॉर्पोरेट टैक्स की कोई भी रिटर्न फाइल नहीं हुई थी, बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। अब जब कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न आई तो मैंने ये समझा कि बेहतर होगा कि अगर हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जिन्होंने तमाम चीज़ें बेसिक्स पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स वैट का कोर्स लिया हुआ है, उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए एक कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का सेशन रखा जाए। उन्हें ये पता हो कि कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपसे पहले एक छोटा-सा टेस्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग से पहले आप सबको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपने कॉर्पोरेट टैक्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई ही हो। उसके बाद उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी थी। अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन किसने करवानी थी, आप क्या जवाब देंगे? अच्छा प्लीज़, आज का जो सेशन है उसमें माशाल्लाह काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे। प्लीज़ टू द पॉइंट रहिएगा और थोड़ा इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स देते रहिएगा। जो ही आपने कोई, उसकी वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत पुराने बैचेस से आए हुए हैं, तो आपने, अगर बिलफर्ज आपको कोई क्वेश्चन रिलेट करता है पिछले वाले टॉपिक से भी, तो भी आपने उसको फ़ौरन पूछना है, फ़ौरन डिस्कस करना है क्लास में। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करवानी थी? आपको याद है, इसकी बेसिक्स याद है? ओके। फैसल हबीब अवेलेबल जी सर। है? जी सर। सर मुझे ये जी बताएं सर। कि कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है? जी सर, एमरा टेक्स के पोर्टल के ऊपर जाकर जो है हम अपना पहले बनाएंगे इसका अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाएंगे। उसके बाद वहाँ पे ठीक है। प्रोफाइल जनरेट वैसे अभी प्रोफाइल आप मेरे रिसेंट बैच से ताल्लुक रखते हैं, राइट? जो अभी चल रहा है, एम आई राइट? जी 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 जी। अच्छा, वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, पोर्टल का तो हम प्रोसेस समझ जाएंगे इंशाल्लाह। करवानी यस। किसने है? मैंने उसको आपको जब पढ़ाया था, आपको याद होगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिवाइड किया था, ठीक है? जी जी ज्यूडिकल बिल्कुल सर। पर्सन, रेजिडेंट और, अच्छा थोड़ा-सा हम उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम रिटर्न की तरफ आते हैं। जी सर। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेट टैक्स से पहले आपके लिए ज़रूरी है कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए हम मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, 2 तरह के टैक्सेबल पर्सन बताए थे, रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब जी मैंने सर आपको बताया बिल्कुल। था यूरिडिकल पर्सन के हवाले से, आप सबको याद होगा कि वो जो या तो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, जो कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, या वो जो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है। नेचुरल पर्सन के हवाले से जो यूएई में बिज़नेस कर रहा है और उसका 1 मिलियन दिरहम से ज़्यादा का टर्नओवर है। जी सर ये बिल्कुल। तमाम रेज़िडेंट थे। अब आ जाते हैं नॉन रेज़िडेंट की तरफ। नॉन रेज़िडेंट पर्सन 3 वजूहात की बेसिस पे बन सकता है। उसमें पहली वजह थी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड रीज़न थी उसमें नेक्सस, जबकि थर्ड रीज़न थी स्टेट सोर्स इनकम। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट सोर्स इनकम को छोड़ के अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो या आपका नेक्सस हो, ठीक है, ज्यूडिकल पर्सन ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली हो यूएई में, तो आपने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। अच्छा, अब जो स्पेशल पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन है कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या थी? सर 31 दिसंबर 2023। वालेकुम।
अच्छा, मैंने आपको जब पढ़ाया था सर, तब मैंने आपको लास्ट डेट क्या बताई थी? सर विद इन 9 मंथ में। 30 मई 2025। सर विद इन 9 मंथ ऑफ ईयर एंड, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है कंपनी का। अभी मैं आपको आज जो डेट बताने लगा हूं, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई टोल्ड प्रीवियसली, ओके? कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न में मैंने आपको उस वक्त बताया था कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट होगा, आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट होगा, उसके ख़त्म होने के 9 महीने तक आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चांस है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की बात की, अच्छा ये ज़्यादातर कंपनीज के लिए 30 सितंबर 2025 बन रहा था। सर वेट कीजिएगा जरा। सर किस चीज़ का वेट करवा रहे हैं आप मुझे? सर रिपीट कीजिएगा जरा। अच्छा, रिपीट कीजिएगा। मैंने आपको कहा कि उस वक्त, जिस वक्त मैंने आपको, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके ख़त्म होने के 9 महीने बाद, उसके ख़त्म होने के बाद 9 महीने तक आपने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और सर रजिस्ट्रेशन की ये आपको जो डेट, इसमें 1 जून 2023 की कोई लॉजिक कोई है कि इसको 1 जून 2023 के साथ ही क्यों लिंक किया गया है? इसमें कोई कोई बिहाइंड इसके कोई रैशनल है या बस ये लॉ है? नहीं, कोई ना कोई पीरियड रखना सके कब से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब आपके पास अच्छा। दो ऑप्शन थे, ठीक है, ये वाली चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैं बस उसका ओवरव्यू देके कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पे आना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल, हम देखिए, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये था कि जैसे पाकिस्तान में होता है, तमाम कंपनीज 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रिटर्न फाइल करेंगी। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यूएई में पहले कंपनी का कोई स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर नहीं था। कोई 1 फरवरी से 31 जनवरी तक के अकाउंट्स बना रहा था, कोई 1 जुलाई से 30 जून तक के बना रहा था। प्रॉब्लम ये था कि उनको दो बुक्स मेंटेन करनी पड़ जाती। अगर बिल टैक्स अथॉरिटीज कहती कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हर कंपनी अपने रिटर्न फाइल करेगी, अब होगा ये कि एक तो हिसाब किताब चल रहा होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, एक चल रहा होगा जो उनका अपना अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है। तो उन्होंने कहा आप जो भी अकाउंटिंग साइकिल चला चला रहे हैं ना, आप 1 जून 2023 के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, उससे आप अपना कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग तैयार करनी शुरू कर दें। ठीक है, कोई ऐसी ड्यू डेट नहीं है। नहीं, इश्तियाक आपने जो पॉइंट आपने रखा है, इनका क्वेश्चन है कि क्या इट मीन यूएई टैक्स ईयर इज 1 जून टू 31 मई? नहीं, ये वाली चीज़ें अगर आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह डिस्कस कर चुकी हैं कि टैक्स ईयर इटसेल्फ एक सेपरेटली चीज़ नहीं है, बल्कि यूएई में हर कंपनी का अपना अपना टैक्स ईयर है। जो उसका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जिस पीरियड के दौरान, जिन 12 महीने के लिए वो अपना हिसाब किताब तैयार करती हैं, अपनी अकाउंटिंग तैयार करती हैं, उसी के वही आप उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वही आपका टैक्स ईयर है। उसी 12 महीने का आपने हिसाब किताब करके टैक्स दे देना है, ठीक है। अच्छा, सर इसमें एक तो जो एग्जांपल थी। जी, सर जैसा 1 जून 2023 के बाद किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो पिछले वाला है वो एंड हो रहा है 30 सितंबर 2023 पे। अब वो देखेगा कि 1 अक्टूबर से नेक्स्ट 2024 के बाद जो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके उस अगले 9 मंथ्स के उसका अंदर जो अंदर उसे जमा करो।
उसकी जो पहला पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1 अक्टूबर 2023 से। ये 1 जून के बाद है ना, ठीक पहला ठीक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अक्टूबर। अच्छा, अब ये वाली चीजें तो आप तमाम पढ़ चुकी हैं, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद दो चीजें चेंज हो गई। ठीक है, दो सही चीजें चेंज हुई। सबसे पहले उन्होंने एक एफटीआई डिसीजन नंबर 10 इशू किया था। अब जो भी कंपनीज आफ्टर 1 मार्च 2024 रजिस्टर होती हैं, जो भी कंपनीज आफ्टर 1 मार्च 2024 रजिस्टर होती हैं, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कब करवानी होती है? विद इन 3 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही। पहले क्या था? पहले ये था कि ठीक है, उन्होंने कोई डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दी हुई थी। याद है तमाम स्टूडेंट्स को? कोई डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दी हुई थी। ये कहा गया था कि आपने जो भी आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट दी हुई थी, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं दी हुई थी। और अब क्या करते थे? मैं अक्सर आपको पढ़ाते हुए बताता था कि अगर आपने फेसबुक पे पोस्ट करने की, आपको कोई बंदा कहे कि आपने 9 महीने के अंदर अंदर कॉर्पोरेट टैक्स आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है, लेकिन आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाने की कोई डेट ना दी जाए, तो अंडरस्टूड है कि फेसबुक के पोस्ट करने से पहले पहले आपने कभी भी फेसबुक पे साइन अप करना है, क्योंकि तभी आप पोस्ट कर सकेंगे। तो आपको बस मैं ये बताता था कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले कभी भी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की स्पेसिफिक डेट दे दी गई हैं। लाइक अगर कोई भी कंपनी जनवरी या फरवरी में रजिस्टर हुई है, किसी भी साल में जनवरी या फरवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके ट्रेड लाइसेंस की इशू डेट जनवरी या फरवरी है, चाहे वो 2010 का हो, जनवरी 2010 का या फरवरी 2010 हो, तब भी उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 मई 2024। इसी तरह अगर कोई कंपनी मार्च या अप्रैल में रजिस्टर हुई थी, पिछले सालों में, 2024 की बात नहीं कर रहा अब, पिछले सालों में कोई भी कंपनी अगर मार्च या अप्रैल में रजिस्टर हुई थी तो उसकी लास्ट डेट थी 30 जून। एक पूरा टेबल आपके के लिए उन्होंने जारी कर दिया डिफरेंट डेड लाइन्स का। लेकिन अब आपके लिए ये रेलिवेंट है, कोई भी नई कंपनी रजिस्टर होती है, उसने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर कब करवानी है? कोई नई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, उसने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कब करवानी है? विद इन 3 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विद इन 3 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर एक कंपनी पुराने सालों में अक्टूबर में रजिस्टर हुई है तो उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। अगर कोई नवंबर में रजिस्टर हुई है पिछले सालों में तो उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। और अगर कोई पिछले सालों में दिसंबर में रजिस्टर हुई है तो उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। इधर तक पॉइंट क्लियर हो गए? अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको रिटर्न फाइलिंग की भी पहले कोई डेट नहीं दी गई थी। सिर्फ ये कहा गया था कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर लेटर ऑन शुरू हो रहा है उसके ख़त्म होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करनी है। लेकिन इसमें एक चेंज लाई गई, अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाई गई। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल है। वालेकुम अस्सलाम जी। कॉर्पोरेट टैक्स का जो आप डेट वाली बात कर रहे हैं, तो जिस चीज़ की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई हुई है उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी तो उसका टैक्स पीरियड लिखा होता है और उसी पे ड्यू डेट भी लिखी होती है। क्या और मजे वो की ज़्यादा बात यह है कि वैलिड ये भी नहीं चेंज है? हो गया, यानी अगर आपने एक कंपनी का 3 महीने पहले कॉर्पोरेट टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होता तो उस पर डेट और होगी, और अगर आप आज डाउनलोड करेंगे तो उस पर डेट और होगी। उसी डेट को हम पकड़ लें कि हमारी इस कंपनी की या इस सेटअप की ये ड्यू डेट। जी, लेकिन वो चेंज कर दिया गया ना। मैंने आपको बताया कि नई रूलिंग इशू हुई। मैं ज़रा आपको रूलिंग बताऊँ, आपको स्क्रीन शो हो रही है जिसपे कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है? जी सर। ओके, देखिए, नॉर्मली जनरली रूल ये है कि अगर जब भी अकाउंट्स बनते हैं, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो मिनिमम 6 मंथ की बनती हैं।
और मैक्सिमम एटीन मार्क्स की बनती है। अब फर्ज करें कि आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई है अक्टूबर 2023 में, ठीक है, ये आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है। और आपने अपना फाइनेंशियल ईयर रखा है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये आपका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा बनता है? जनवरी 24। आपने कहा है कि कंपनी आपकी बनी है अक्टूबर 2023 में। आपने फाइनेंशियल ईयर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है कि जनवरी टू दिसंबर। अब आपकी कंपनी बनने के बाद पहला पीरियड आया दिसंबर, दिसंबर आया। आप मुझे बताएं दिसंबर 2023 तक कितने महीने हुए होंगे, आपको कितने मंथ हुए होंगे? 3। थ्री मंथ की आपकी फाइनेंशियल नहीं बन सकती, मिनिमम 6 मंथ की बननी है। इन्होंने कहा है ठीक है, इसको आप अगले साल ले जाएं। यानी अब जो आपकी फाइनेंशियल बनेगी वो बनेगी एज पर दिस अक्टूबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक कितने की बन गई? कितने महीने की? 15। 15 महीने की आपकी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 महीने की बनेगी और इससे आगे वाली सब बनेगी 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइए, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अच्छा आप मुझे देखें, अगर कॉर्पोरेट टैक्स वालों ने टैक्स लगाना होगा, इसकी पहली फाइनेंशियल कब बन रही है? 31 दिसंबर 2024। अच्छा, पहली फाइनेंशियल उसकी 13 मंथ की बन रही है। यहाँ पे आप देखें ना, इधर 13 मंथ की उसकी फाइनेंशियल बनी है और अब जो आपको 9 महीने का कहा गया था, तो आफ्टर 9 मंथ्स आप 30 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते थे। जी आपको बताया गया था। जी 9 मंथ्स। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सा, अगर हम कहें कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 15 महीने। सो कैसे 15 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लस 13 मंथ की फाइनेंशियल बनी है ना, कौन सा 15 मंथ आपने पूछा? सर 15 मंथ पड़ेंगे सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 और जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने, 15 महीने की बनी। और मेरा हिसाब किताब थोड़ा गलत हो गया, मैंने 10 एक साल में 10 महीने बनाए हुए थे। ओके, अच्छा अब अगर मैं इनकॉर्पोरेशन डेट बनाऊं जुलाई 2000 जून 2023 की, थोड़ा सा हम चेंज करने लगे। मुझे ये बताएं कि इस कंपनी ने भी अगर अपना ईयर एंड रखा है जनवरी टू दिसंबर, इसका मुझे ये बताएं कि पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार होंगी? दिसंबर 23। 2024। 7 महीने की, दिसंबर 23 तक। दिसंबर इसमें एक प्रॉब्लम था, इसमें देखें, इसका जो पहला दिसंबर 2023 आया ऊपर वाले और इसमें एक फ़र्क है। यहाँ पे तो हमने देखा था ऊपर कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बन रहे थे और मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि आप सिर्फ मिनिमम 6 मंथ की फाइनेंशियल बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपका 3 महीने बन रहे हैं ऊपर। लेकिन अगर हम नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के जून 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 7 months। 7 मंथ बन गए थे। 7 month। ठीक है, अब हुआ ये कि 7 मंथ बन गए हैं, इसका मतलब है फाइनेंशियल बन सकती हैं। यस। फाइनेंशियल बन सकती हैं। ठीक है, अब अगर फाइनेंशियल बन सकती हैं तो असूली तौर पे तो अगले साल का वेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगले साल का वेट किया जाएगा तो जून 2023 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक 19 महीने बन जाएंगे, 19 months। 19 महीने बन जाएंगे और आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 महीने की बनानी है, तो 1 साल मिक्स हो जाएगा। और उनका नहीं, अचानक 30 सितंबर। अच्छा, अब मुझे जरा इसका बताएंगे कितने दिन, कितने महीने बनते हैं इसके? 9 मंथ। सितंबर 2024। 9 मंथ। अच्छा, अब हमारा कौन सा टाइम पीरियड बन रहा है? 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर 2024 आपका आखिरी डेट होनी चाहिए थी रिटर्न फाइलिंग की, ऐसे ही होना चाहिए था। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया? जी। सर ये डेट हुआ को ये ऐड कर कि जी, सर ये डेट को ऐड कर लें, 31 दिसंबर 2024 आएगा। थैंक यू। ओके, नहीं 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 नहीं, हाँ नीचे वाला। जी नीचे वाला 19 मंथ से जो पहले है। हाँ जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे तो पॉइंट समझ गए कि आखिरी डेट 30 सितंबर 2024 वाला पॉइंट आपको समझ आ गया कि जी ये 30 सितंबर 2024 होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि आपने अगर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भी, रजिस्ट्रेशन भी की होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 30 सितंबर 2025, राइट? अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई थी कि आपका जो भी पहला फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट होगा, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती तो उसका तो हम अगर जुमला देखते कि उसका नया फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, तो वो तो स्टार्ट होता फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ठीक है, अगर एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड होती, 2020 से चली आ रही होती, उसका जनवरी टू दिसंबर ईयर एंड होता, मैं उसे कहता कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट होगा, आपने उसकी रिटर्न फाइल करनी है। उसने कहना था बड़ा सिंपल है भाई, मेरा फाइनेंशियल ईयर अगला स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, लेकिन अगर एक कंपनी बनी है ऑन 10 जून, उसका पहला फाइनेंशियल ईयर तो उसकी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही स्टार्ट हो गया। जो ही ये बनी जून 2023 में, इसका इनकॉर्पोरेशन पीरियड साथ ही स्टार्ट हो गया। साथ ही हमने उसके 7 महीने उस पर स्टार्ट डेट ही से उसका टैक्स ईयर मौजूद है। उस पर तो शुरू से कॉर्पोरेट टैक्स, वो तो पैदा ही कॉर्पोरेट टैक्स के ज़माने में हुई है। उसकी डेट इन्होंने अचानक चेंज करके कॉर्पोरेट टैक्स सर्टिफिकेट से भी 30 सितंबर 2024 कर दी। और ये अनाउंसमेंट कब आई? आई थिंक 30 सितंबर 2024 से चंद दिन पहले, 30 सितंबर 2024 से चंद दिन पहले। अब इतनी जल्दी, इन्हें बहुत जल्द एहसास हुआ कि इतनी जल्दी अडॉप्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। इन्होंने इसको फिर चेंज किया। इन्होंने आपको 3 मंथ के लिए लीनियंसी दी कि ठीक है आप कर लें 31 दिसंबर 2024 तक। प्लस इसमें एक और चीज ऐड कर दी कि वो तमाम कंपनी जिनका ईयर एंड बन रहा है फरवरी 2024 तक, उन सब ने
अपनी कब करवानी है रजिस्ट्रेशन, अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है? 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले। ठीक है, तो अभी 31 दिसंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का। और ये वैट की रिटर्न की तरह नहीं है जिसको कोई भी 150-200 में करेगा। ये एक अच्छी खासी टेक्निकल चीज़ है। और इसकी जो मार्केट फीस है वो है अभी 3000 दरम, अच्छी कंपनी ने चार्ज की हुई है। यानी ये 200-500 दरम में होने वाला काम नहीं है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्होंने इसकी मिनिमम सर्विस रखी हुई है 3000 दरम, सवाए उस कंपनी के जिसका कोई काम ही नहीं है, जिसने बिजनेस शुरू ही नहीं किया हुआ, उसको कुछ 1000-2000 में करे, 1000 में कर दे, वरना ये 3000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये उसकी फीस है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मौजूद हैं जो स्पेशली आपने पहली दफ़ा करने हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो तब आपने ये तमाम डिसीजन लेने हैं और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? लेट्स सी। अब हम आ गए हैं कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे। इसका फॉर्मेट पहले तो अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल है। आपको याद होगा, आपको मैंने पोर्टल पे अकाउंट बनाना सिखा दिया था। सर जी, ये जो फरवरी 24 वाला लिखा है आपने ना, जिसको आपने लिंक किया 31 दिसंबर के साथ, ये पॉइंट एक दफा जरा रिपीट कर दें प्लीज। वो तमाम कंपनी जिनका ईयर एंड 28 फरवरी 2024 होगा, उन्होंने टिल 31 दिसंबर 2024 रिटर्न फाइल करनी है। और सर बाकियों के लिए? नहीं नहीं, जिसका इसके बाद है ना, जिसका इसके बाद है उस पर नहीं। ठीक है, यानी सर आपकी बात इस तरह है कि अगर 6 महीने से ऊपर जिसको हो रहा है उसके लिए ये 31 दिसंबर वाली बात है। बाकी तो 6 जिसको मंथ भी से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर प्लस उसका ईयर एंड 29 फरवरी होना चाहिए। यस, इतने फेब से पीछे पीछे होगा या फेब तक मैक्सिमम होगा तो 31 दिसंबर है, और 6 29 मंथ या फरवरी तक, 6 मंथ से 29 फरवरी, इसके 29 आगे नहीं। फरवरी तक। ठीक है, जी, क्योंकि फिर तो जनवरी और दिसंबर वाला ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा ना उनके बिल्कुल। पास। और ये पहली दफ़ा लीनियंसी दी गई है। इसके बाद अगर फ़र्ज करें ना किसी की 9 मंथ के बाद है। अच्छा, ये भी फरवरी तक उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है। कई के लिए तो बड़ा सिंपल है। अगर फ़र्ज करें किसी का मार्च 24 है, किसी का है ही 31 मार्च, अब बताएं उसका क्या होगा? उसके लिए नोटिफिकेशन इशू करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वैसे ही प्लस 9 मंथ देखें कब बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको ज़रा बेहतर अंदाज में कह सकूं तो हर वो कंपनी फरवरी को आप इग्नोर कर दें, आप इसको 31 बिफोर मार्च से रखें। ठीक है, बिफोर 1st मार्च। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिटर्न फाइलिंग की तरफ। हम करने लगे हैं रिटर्न फाइलिंग, और अभी 31 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा मार्केट में, बहुत सारे लोग रिटर्न फाइलिंग करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सर इसमें एक बार डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को जरा मैं कंफर्म कर लूँ आपके साथ कि जो पोर्टल में दी होगी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रहा होता है कॉर्पोरेट टैक्स में, वही काउंट होती है ना इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? डेट ऑफ ट्रेड लाइसेंस, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस। हाँ, अगर आपका सर सर्टिफिकेट ये ऑफ जो आप इनकॉर्पोरेशन है फिर। जी, फाइनेंशियल ईयर एंड की बात कर रहे हैं, जिस तरह 31 मार्च है या फेब की पहले बात हुई, ये डिपेंड कर रहा है ना कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट पे, कि इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद उनको जो है वो कितने मंथ हो गए, उस हिसाब से रिटर्न फाइलिंग हो। जी, लेकिन देखिए इनकॉर्पोरेशन से मुराद यहाँ पे जो लिया जाता है, अगर मेनलैंड कंपनी है तो जो डेट आपके ट्रेड लाइसेंस पे लिखी होती है, आपने कॉर्पोरेट टैक्स जब रिटर्न रजिस्ट्रेशन की थी वहाँ पे एक जगह पे लिखा होगा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस, राइट? जी जी। जो फर्स्ट इशू है वहाँ पे, ठीक है। हम्म। यानी और उसके अगर अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेशन, अगर
6 मंथ से ज्यादा हो गए हैं तो उनको वो दिसंबर तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यही हाँ जी, अगर सिंपल है ना उनका बस। अनाउंस नहीं 6 मंथ नहीं हो गए, अगर उनका जो फाइनेंशियल ईयर है उनकी इनकॉर्पोरेशन के 6 मंथ के बाद एंड आ रहा है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना कि जनवरी टू दिसंबर जी वाली, अगर एक कंपनी का जी जी। ईयर एंड 31 मार्च है, वो इससे 6 महीने हम्म, पहले बनी थी और उसका हम्म, ईयर एंड 31 मार्च अनाउंस है, वो कह रही थी मेरा पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च हुआ होगा। हम्म, अगर उसका हम्म, पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 पे एंड होता है, 6 मंथ जैसे ज़्यादा का पीरियड हो जाता है, तो फिर उसका पहला फाइनेंशियल ईयर आपने 31 मार्च 2024 पे एंड करना है और 9 महीने के अंदर रिटर्न फाइलिंग करनी है। ठीक है, सही है सर। अब मुझे ज़रा ये बताएं, अगर एक कंपनी कहती है मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होगा और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2024 पे, क्या उस पर ये लागू होगा? नहीं, 24 से मार्च तक 3 माह बन रहे हैं ना, ठीक जनवरी है, से 3 माह बनते हैं, तो ठीक नहीं। है। अच्छा, आपको मैं कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट बता चुका हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन हमने कर ली है। ठीक है, ये आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे शो हो रहा होगा, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, यस हुई हुई है। अब आप लेफ्ट साइड पे देखें, आपको कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न नजर आ रहा है। विंडो चलेगी। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आइए। आवाज नहीं आ रही थी इतनी 2-3 मिनट। ओके, आई विल रिपीट। आपने देखें कि इधर आपको कॉर्पोरेट टैक्स का TIN नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखें, आपको डिफरेंट सॉरी चीज़ें सर, शो हो रही हैं। एक जी, मेरी मादरत, मेरे पास ये काम नहीं आता, मतलब मैंने शायद आपको इस बात नहीं किया था। उनके बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। मैंने जब रूम बनाया तो उसके बाद 3 ऑप्शन आते हैं, एक होम है, अदर सर्विसेज और बाइक करस्पॉन्डेंस है। ये क्या आप है? ऊपर जाएं, यूज़र टाइप पे क्लिक करें, सबसे पहले ऊपर जाके ये जो यूज़र टाइप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यूज़र टाइप पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पोर्शन, एक सेकंड, मैं कौन सी सेटिंग, टैक्सेबल पर्सन है। मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। ये जिनका भी ये वाला प्रॉब्लम है, ऊपर जाएं, इधर यूज़र टाइप पे क्लिक करें। यूजर टाइप पे क्लिक किया तो बहुत सारे टैक्सेबल पर्सन, नेचुरल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन पे क्लिक करें, नीचे बिलो लेफ्ट कॉर्नर पे प्रोसीड आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करके प्रोसीड पे जी, पहले अकाउंट बनाना है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। आ कॉर्पोरेट गया। टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गई। ऐप आ गया, नेचुरल ऐप के बाद नेचुरल पर्सन, टैक्स एजेंट, अदर सर्विसेज, बाइक करस्पॉन्डेंस, एक ऑप्शन बढ़ गया। अच्छा, क्रिएट टैक्सेबल, अच्छा ठीक है, आ गया। अच्छा प्लीज़, मेरा एक ये कि
वो पार्टिसिपेंट स्पेशली जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन सीखी हुई है उनके लिए ये वाली चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ से ठीक है, इसका वो टैक्सेबल पर ये था, न्यू टैक्सेबल पर्सन आ गया, वो फॉर्म आ गया। इश्तियाक आपने पहले टैक्सेबल पर्सन बनाना है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। ये वाला जो काम है ना, ये कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद वाला है। जब आपको TIN हो गया, आप देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिव नजर आ हुआ है। ये आपको असल काम रिटर्न फाइलिंग का तब शुरू होता है जब आप कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप था, रिटर्न अगला स्टेप है। सर अगर कोई कंपनी नहीं है हमारी तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर कंपनी हो ही ना तो। आपने मतलब किसी एक्चुअल कंपनी की है? नहीं, ये यहाँ पे नहीं हो सकता ना, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इसको मुकम्मल तौर पे रेप्लिकेट किया जा सके। यानी रजिस्ट्रेशन देखें, मैं आपको अगर कॉर्पोरेट टैक्स इस पे अकाउंट बनाना है FTA पोर्टल पे, मैंने आप सबको सिखाया हुआ है, ठीक है, कि आपने e-services.tax.gov.ae पे जाना है और अपना अकाउंट बना लेना है। ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हम सबमिट नहीं करते, क्योंकि अगर आपके पास कोई कंपनी है ही नहीं, आप नहीं बना सकते। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न उसके लिए है जिसके पास पॉइंट नंबर 1 कंपनी है, पॉइंट नंबर 2 उसकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है। आपने PSL खेलने हैं तो पहले PSL के लिए आपकी टीम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सही। लेकिन ये स्लाइड्स आपसे शेयर होंगी इंशाल्लाह ताला। ये तमाम नोट्स जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप ये वाला काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला इफेक्टिवली, तो आपको ये तमाम चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होंगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ हवा में पढ़ रहे हैं, आपने अभी हर स्लाइड के पीछे, हर पॉइंट के पीछे, हर क्लिक के पीछे एक ना एक जो लॉजिक होगी आपने उसको समझना है, और इसका बड़ा आपको फायदा होगा इंशाल्लाह ताला जब आप ये काम प्रैक्टिकली शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये सर ओके, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा क्वेश्चन, इसमें प्रोफाइल नाम इंग्लिश वो अरबी है, इसमें मतलब कोई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया हुआ, ये रिसेम्बलेंस नहीं हो सकती कि बहुत कुछ जो है ना वो एग्जैक्ट वही कंपनी आप क्रिएट करना जो रजिस्टर्ड हुई है, इसमें मतलब अरबिक नाम कोई इंग्लिश नाम रिसेम्बलेंस नहीं आ सकती, मिलते जुलते नाम कोई और उठा ले। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा इश्तियाक। अगर आपने अरेबिक नेम है तो ये तो आपको ट्रेड लाइसेंस से उठाना होगा। नहीं, ट्रेड लाइसेंस से ही उठाए ना, तो ये इससे बेहतर नहीं था कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर कोई दिया हो तो उससे उठाते, वो तो यूनिक होता है। नहीं, वो यूनिक होता है, वो ऐसे नहीं होता कि आप एक किसी और का नंबर उठा लें। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि नंबर तो यूनिक होता है ना, नंबर तो किसी चीज का नाम तो मिलते जुलते हो सकते हैं, ऐसा नहीं, नंबर ऐसे नहीं होता, ये वेरीफाई होता है। आपने ट्रेड लाइसेंस अटैच करना होगा तब आपकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, एक सेकंड, मैं ये सद्दाम अशरफ के हवाले से एक चीज है, ये करने का लोगो ऑप्शन वो भी ऑप्शनल है, बाकी तो कुछ है नहीं। सॉरी, लोगो खैर चलो मैं बाद में करते थे। ओके। अच्छा, सद्दाम अशरफ ने एक अपना कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट का एक पोर्शन शो किया है। ये कब आपने डाउनलोड किया था सद्दाम? ये अभी फ्रेश नहीं होगा, आप फ्रेश डाउनलोड करें, ठीक है। जी सर, मैंने डाउनलोड जो है ना वो अभी ही किया है, और मैंने पुराना भी मैच किया है, लेकिन वो दोनों सेम है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मुझे इसकी ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन कब हुई थी? ये सर 18 जुलाई 2023, और फिर हमने जो है ना वो इसको अभी इस साल रीन्यू भी करवाया। नहीं, लाइसेंस है उसका। देखें, नहीं, ये आपने जो रिन्यू करवाया ये तो जुलाई 2000, कंपनी बनी कब? इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन डेट 18 जुलाई 2023 ही है। जी सर, जी बिल्कुल जी। अच्छा, नहीं सॉरी, आपका मैं पॉइंट समझ गया हूँ। उसकी रीजन पता है क्या है? आपकी कंपनी 18 बनी मंथ है सर इसके जुलाई में, पूरे। अगर ये 18 जुलाई के बजाय 18 जून होता ना, जी फिर चेंज एग्जैक्टली। होता। ठीक है, मैं समझ जी गया। बिल्कुल, ये 18 मंथ्स की ब्रैकेट में आ रहा है, तो इस वजह से ये चेंज किया है। आज का पीरियड है 1/10 से लेकर 31/12/2024। जी बिल्कुल, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। हमने ये वाला चीजें अगर देख सकें आप, आपने मुझे भी यही कहा था कि नया डाउनलोड करेंगे तो चेंज होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स का सर्टिफिकेट मैंने पहले वाला जो देखा था कि कंपनी का, उसकी इफेक्टिव डेट थी 1 जून 2023,
वो नीचे उसका कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड दिया था जनवरी टू दिसंबर और ड्यू डेट थी 30/9/2025। ठीक है ठीक है, अभी मैंने डाउनलोड फ्रेश की है तो सेम वो भी इसी तरह ही आ रहा है कि जी। मैंने जनवरी टू देखिए, मैं इसको दिसंबर। जरा एक्सप्लेन करूँ, ये मैंने आपको बताया ऊपर कि वो आवाज़ आ रही है सबको? जी जी बात है। अच्छा, मेरा इश्यू नहीं होना चाहिए अब्दुल अजीब, अगर अच्छा देखिए, मैंने आपसे बताया ऊपर कि वो कंपनी, अगर आपने जनवरी टू दिसंबर सेलेक्ट किया है और दिसंबर 2023 पे, दिसंबर 2023 पे आपके 6 मंथ पूरे हो गए हैं। अब ये 6 मंथ कब पूरे होंगे? अगर आपकी कंपनी बनी है इन जून 2023, जुलाई वाली नहीं है। अगर आपकी कंपनी जून में रजिस्टर हुई है फिर नहीं होगा, और अगर आपकी कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है फिर भी नहीं होगा। उसकी रीजन भी मैं बता सकता हूँ कि अगर एक कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है, 2022 से रजिस्टर है, और आपको कोई बंदा कहता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट होगा, तो ये तो बड़ा सिंपल है कि आपके लिए 2023 के चाहे 6 मंथ्स हो 7 मंथ्स हो, दे आर नॉट रेलिवेंट। आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2024। पॉइंट समझे सैफुल्लाह? जी ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे जाने लगे हैं। नेक्स्ट पे मेन सर अगर क्रक्स करूं तो वो जो टैक्स सर्टिफिकेट है उस पर जो ड्यूरेशन है वो हमारी वैलिड इंफॉर्मेशन लेकिन है। उसको आपने अगर चेक किसी करना है, भी ठीक है, और चेक करते रहना है, जैसे यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रही हैं। ओके, लेटेस्ट इसके तो लेफ्ट देख साइड लें पे जब भी। जी, इस पे लेफ्ट साइड पे कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ है, राइट। मैं इस कॉर्पोरेट टैक्स पे क्लिक करने लगा हूँ। लेफ्ट साइड पे कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ है, उसमें मैंने जो ही क्लिक किया आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो गई। इस स्क्रीन में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको ऊपर 105 लिखा आ रहा है। इसमें आप देखें, जो ही आपकी रिटर्न ओपन होती है ना, यहां पे 105 लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका एक पीरियड पूरा हो चुका है और आपकी एक रिटर्न तैयार है फाइल होने के लिए। आप उसको फाइल करें। यही आपने वैट में भी, जो पार्टिसिपेंट्स वैट में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, ये वाली चीज उन्होंने वैट में भी देखी होगी कि जो ही रिटर्न पीरियड खत्म होता है तो आपकी जो वैट वाला पोर्शन है उसमें नीचे लिखा आ जाता है 105, जब तक आप फाइल नहीं कर लेते। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ये वाला पोर्शन आपके इस तरह का कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देखें, इसका पीरियड जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये अगर सर्टिफिकेट मैंने आपको कुछ ऐसा पहले शेयर किया होता है इस कंपनी का, तो वो आपको जो एंड डेट दे रहा होता, ड्यू डेट दे रहा होता, वो 31 दिसंबर 2025 ही दे रहा होता। लेकिन अचानक चीजें चेंज हो गई। कहां पे क्लिक करना है आपने? लॉजिकल, साइंस, फाइल पे जी फाइल पे फाइल पर क्लिक करेंगे सर। फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पीरियड ईयर भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि इसकी आखिरी पीरियड कब खत्म हो रहा है। इसको अब हमने फाइल करना है। फाइल पे क्लिक किया, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। ये हमेशा ही सामने आती है। इसमें आप तमाम तर कंडीशन देख सकते हैं, तमाम चीजें। इसमें आपको एक सर्विस स्टेप का पोर्शन भी नजर आ रहा है। सर्विस स्टेप से मुराद ये है कि अगर आपको बिलफर्ज इसका यूज नहीं आता, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई होंगी या इस कोर्स के बाद की होंगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसे देख के। सर उसके यहाँ बाद पे ना एक यूजर मैनुअल का भी ऑप्शन आया करता है,
लेकिन जी मैंने बिल्कुल। पिछली दफा डाउनलोड किया था, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स का यूजर मैनुअल डाउनलोड करता हूँ तो वही वैट वाला ओपन होता है। मेरे ख्याल में अभी ये रेडी नहीं हुआ होगा शायद। नहीं, ये रेडी हो चुके हैं। मैंने लास्ट ओके। वीक में ना यहाँ पे जाके डाउनलोड किया था तो वो वैट वाला आया है, वैल्यू एडेड टैक्स वाला। नहीं, आपने ऐसे किया होगा कि आपने मेरे ख्याल से गूगल पे सर्च किया होगा कॉर्पोरेट टैक्स यूजर मैनुअल, राइट? या आपने ये रिटर्न फाइल करते हुए किया था? जी जी, रिटर्न फाइल करते हुए ना कंफर्म से पहले वो यूजर मैनुअल कॉर्पोरेट आ रहा टैक्स की होता है। रिटर्न कर नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे थे? जी जी एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इसका वैसे अवेलेबल है, अगर आप गूगल करें ना तो आपको मिल जाएगा हम्म, इंशाल्लाह, ठीक है? ओके। सही है। अच्छा, अच्छी बात है। आपने किस कंपनी की रिटर्न फाइल की है? नहीं सर, अभी फाइल नहीं की, लेकिन एक कंपनी का इस तरह ऑप्शन आया था, वो मैं चेक कर रहा था क्या क्या आगे ऑप्शन है, ठीक है, ड्राफ्ट ये में एक अच्छी रखा है बात है अभी। कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी एक्सेस मौजूद है सिस्टम पे। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे आई कंफर्म पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। सर ऊपर से देखते हैं इसके कितने फॉर्म है। एट सर है एक सर। बात जरा पिछली क्लियर कर दें ताकि बात समझती रहे। जब हम कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहे थे तो आपने कहा था कि 1 नोट फाइल्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक पेंडिंग है, लेकिन जिसका 0 आ रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक वो एलिजिबल ही नहीं हुआ, कोई भी जी अभी तक रिटर्न नहीं, नहीं, सबमिट उसकी नहीं। या तो रिटर्न फाइल हो चुकी है, उसकी एक रिटर्न थी जो फाइल हो चुकी है, या उसकी अभी तक रिटर्न ओपन ही नहीं हुई, उसका कोई फाइनेंशियल ईयर ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। और ठीक अगर है। हो चुकी हो तो उसको कैसे चेक कर सकता है इसी इसी पोर्टल से? अगर रिटर्न फाइल हो चुकी है, इधर जीरो नॉट फाइल्ड ही आएगा। आपको रिटर्न कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग के अंदर जाके देखना होगा कि कैसा फील होता है, ठीक है? सर ओके, इसका अब मतलब है अगर पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि एक ड्यू किसी की फाइल हो गई है, रिटर्न है या नहीं है। जी जी, ये पोर्टल खुद ही करता है। ये वैट में भी आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका कौन सा लास्ट डेट कौन सी है। सर ये 12 महीने क्यों दे रहा है रिटर्न फाइलिंग के? 12 महीने के कैसे दे रहा है? आप कॉर्पोरेट टैक्स ड्यू डेडलाइन देखें और कॉर्पोरेट टैक्स ईयर एंड देखें। दिसंबर आपने 23। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पीरियड कितने महीने का लिखा हुआ है? ये 1 जून 2023 से 31 दिसंबर 2023। 7 7 मंथ। मंथ। ठीक है, 7 मंथ दे रहे हैं। ओके। अच्छा, आप इसमें कुछ डेट्स उसने ऑटो फैच किए हैं। इसमें जो TRN होगा, ये तमाम चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में से उठा देगा, और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन करेक्ट है। यहाँ पे आप देखें, इसको थोड़ा नीचे लेके गया, आपके पास ये वाली डिटेल्स आ गई। मजीद नीचे लेके गया, आपके पास ये स्क्रीन आ गई। इसके आखिर में आपसे लिखा हुआ है, इज द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट? इसमें सर आपने ये से बताने के जी। सर ये सिस्टम कहाँ से उठाएगा? क्योंकि जब आपने हमें बताया था ऐड अ पर्सन, तो उसमें तो उसने जस्ट नेम पूछा था, लास्ट नेम पूछा था, और आई थिंक कम्युनिकेशन चैनल पूछा था, और ऐड हो गया था। तो यहाँ ये पे वाली तो बात, ज्यादा अच्छा, इन्फॉर्मेशन। आई थिंक मेरे जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो अभी मेरा करंट बैच चल रहा है, उन्होंने अभी पढ़ा हुआ है, उन्होंने अभी तक, मैंने सिर्फ यूजर मैन अकाउंट्स बनाना सिखाया है, उन्हें अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं सिखाई। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हमारा स्टेज रहता है, पहले जी कॉर्पोरेट सर, टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। तो ये जब आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन बना लेंगे, आपका इस तरह इसमें जितनी भी डिटेल है वो उसने खुद उठा लेनी है आपकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन से। इसके आखिर में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, इफ द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट और नॉट। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। इसके ऊपर हमारे पास कितने फॉर्म्स हैं? 8 फॉर्म है। पहला है टैक्स पेयर डिटेल्स का, सेकंड है इलेक्शन का। टैक्स पेयर डिटेल तो हम अभी पढ़ रहे हैं। सेकंड है इलेक्शन। इलेक्शन में हम बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन करेंगे, और ये जो इलेक्शन वाला फॉर्म है, ये पहले साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने ऐसे डिसीजन लेने हैं, ऐसे इलेक्शन करने हैं जो कि
आगे भी चलने, जो आपके अगले सालों पे भी जिसका इफेक्ट होगा। उसके आगे जिक्र है अकाउंटिंग स्केड्यूल का, उसके आगे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जाम्प्ट इनकम, रिलीफ्स, अदर इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट। और 8 रिव्यू एंड डिक्लेरेशन का आपको पता है उसका कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्लीज सॉरी, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन है आई थिंक। ओके, यहाँ पे हमने जो 8 फॉर्म पढ़े हैं, इसमें से जो आखिरी फॉर्म होता है ना, ये सिर्फ समरी होती है कि तमाम चीज़ें सबमिट करने से पहले एक दफ़ा रिव्यू करना है। तो इफेक्टिवली इसमें 7 फॉर्म है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी कंपनीज के 7 फॉर्म नहीं रहेंगे, सिर्फ 3 फॉर्म हो जाएंगे। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये आपका करेगा सेकंड शीट पे। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से। पहली चीज़ें, उसने ऑटोफेस्ट डाटा था, तमाम डाटा ऑटोमेटिकली उठाया और आखिर में उससे पूछा कि क्या ऊपर वाली इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। जो ही आपने कहा यस करेक्ट है, तो आपके पास पहले आपको शुरू में जब आप स्क्रीन देखेंगे सिर्फ आपको यहां तक नजर आ रहा होगा। पहला पेज, आपकी पहली शीट यहां पे एंड हो रही होगी। जो ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपके पास फर्दर स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हाँ जी, अब जो मेरे पुराने बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं खसूसी तवज्जो चाहूंगा। ये हम रिटर्न फाइल करने लगे हैं। हमारी रिटर्न फाइलिंग का, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग का इफेक्टिव पोर्शन स्टार्ट हो गया। मुझे बताएं कि ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? क्या होती है अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप? इज द टैक्सेबल पर्सन अ पार्टनर इन वन और मोर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं। अच्छा, ये मैं सबको, जो मेरे तमाम बैचेज है, सबको रिफ्रेश करवा दूं। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप को कहा जाता है जिनको आपने जिनके लिए आपने ये इलेक्ट नहीं किया होता कि इनको एक कंपनी के तौर पर ट्रीट किया जाए। जो भी अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप होती है, एक कंपनी किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, एक बंदा दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर देता है और उस पार्टनरशिप को कहीं पे रजिस्टर नहीं करवाया जाता इनकॉर्पोरेशन की फॉर्म में। वहां पे ये आपकी पर्सनल इनकम काउंट होगी, यानी उसमें से जो पोर्शन आ रहा होगा वो आपकी पर्सनल इनकम का हिस्सा होगा। तो इसमें सर फिर जो एक्सपेंसेस होंगे इस तरह की इनकॉर्पोरेशन के, वो तो क्लेम नहीं होंगे? वो भी क्लेम होंगे। ये अच्छा, वो भी क्लेम होंगे। ठीक है, उसकी आपने सेपरेट करते ही हैं कि उस अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप की एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। ठीक है, सर, उसका तो रेवेन्यू जी आपके अकाउंट में ऐड हो रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, या तो मैं यस कर सकता हूं या मैं उसे नो कर सकता हूं। क्या फर्क पड़ेगा? सर जी सर एक ऑनर है जो जिसके नाम पे अपनी कंपनी है, जिसकी रिटर्न फाइल करने जा रहा है, लेकिन उसका जो है वो किसी और कंपनी में जॉब भी कर रहा है। तो वो जॉब से जो इनकम आ रही होगी वो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप में आएगी या नहीं? नहीं, जॉब की इनकम नहीं आएगी। आपको मेरे ख्याल से सबको पढ़ा चुका हूं कि वेजेस सैलरी और वेजेस बिजनेस में नहीं आती। हम्म। ओके सर। तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप मतलब क्या, इसका एग्जैक्टली सही समझ नहीं आई कि कंपनीज की आपस की पार्टनरशिप का बंदे से क्या ताल्लुक? नहीं, कंपनी की नहीं, बंदा नहीं जरूरी। कंपनीज भी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं, बंदे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपनीज की आपस की पार्टनरशिप का बताना है यहाँ पे, क्योंकि आपस की किसी से पार्टनरशिप तो नहीं है। चाहे कंपनी हो चाहे बंदे हो, जो भी टैक्सेबल पर्सन, जब हम टैक्सेबल पर्सन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, इट कैन ऑल्सो मीन कंपनी। ठीक है, कंपनी भी हमने पढ़ा है जैसे कि इट्स अ सेपरेट इंडिविजुअल, उसको हम उसको लॉ की जुबान में पर्सन ही कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। अब इसमें आप देखें कि एक ऑप्शन आ रहा है यस, एक आ रहा है नो। सिर्फ एक सर, सॉरी, एक क्वेश्चन छोटा सा इसके हवाले से। इसमें सर जो लाइबिलिटी है वो इनकी अनलिमिटेड होगी? जी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है दोनों की। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, अब अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा, हमारे फॉर्म में, इस फॉर्म में यस या नो पे क्लिक करने से शुरू में कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है, यस पे क्लिक किया तो आप देखें क्या चेंजिंग आई। कॉर्पोरेट टैक्स टीआरएन ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, जो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप होती है उसका भी टीआरएन बताएं। उसकी भी आपने सेपरेट कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसका आपने टीआरएन नंबर देना है। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस से आपको पता है अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। ओके, ये तो मैंने किया था यस। अगर मैं क्लिक करूंगा नो पे तो क्या होगा? वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद अगले वाली आपको क्या लाइन नजर आ रही है? रेवेन्यू किया सर। ओके, अब ये वाला डिसीजन भी बड़ा मैटर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, ये जो टैक्सेबल रेवेन्यू है इसका क्या फर्क पड़ेगा? सर ये हमने उस स्मॉल होता है या बिजनेस रिलीफ वाला एक पॉइंट पढ़ा था। सॉरी हाँ सर सर, मैं कह रहा क्राइटेरिया था डिफाइन हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि स्मॉल बिजनेस रिलीफ मिलता है 3 गुड। मिलियन से कम आपका रेवेन्यू रहेगा। अगर आपका 3 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू होगा तो आपके पास स्मॉल बिजनेस रिलीफ का एक ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ये सबको याद है जो पुराने जी सर। बैचेस वाले हैं। एक तो रनिंग बैच है। अगर 3 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू है तो आपके लिए स्मॉल बिजनेस रिलीफ का ऑप्शन अवेलेबल होगा टिल 2026। अगर सर इसमें एक क्वेश्चन था। जी ये जिस तरह अभी हम 6 मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और 6 मंथ में हमारा 3 मिलियन से कम है, लेकिन इसको अगर हम डबल करें क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो 12 मंथ का होगा, तो उसमें ये अगर 3 मिलियन से ऊपर चला जाता है तो उस हिसाब से भी रिलीफ मिलेगा या ये मैं बड़े मजे पॉइंट का समझा सवाल है पाया हूँ उमर। आपने? इट्स वेरी लॉजिकल, लेकिन अभी तक इसके पोर्टल पे ऐसी है कि अगर 3 मिलियन दिरहम से कम की अमाउंट डाली है ना, ये आपको ऑप्शन दे देगा स्मॉल हम्म, बिजनेस रिलीफ लेने का। ठीक है, ये ऐसी चीजें हम्म, होती हैं जो खुद लीगल अथॉरिटीज के लिए एक पजल होती हैं कि कैसे उसको लेके चलना है। ठीक है, जी जी। ओके। 3 मिलियन दिरहम से अगर कम का रेवेन्यू होगा तो हम स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना या ना करना हम थोड़े से टाइम में पढ़ेंगे कि हम क्या क्या फैक्टर देखते हैं कि हमने स्मॉल बिजनेस रिलीफ लेना है या नहीं लेना। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एक्रूअल बेसिस पे रेवेन्यू है या कैश बेसिस पे। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा आप ही बताएं, इसका रेवेन्यू से क्या ताल्लुक है? सर ये रेवेन्यू ये है ना कि अब मतलब जैसे एक्रूअल बेसिस पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पैसे रिसीव हो ना हो हमसे होते हैं इसी महीने की सेल्स हैं, और कैश बेसिस में नहीं होता है नहीं, कि जब पुराने रिसीव होते पुराने हैं उस बैचेस। महीने में। जी अच्छा, लेकिन मुझे बताइएगा पुराने बैचेस वाले भी कोई अमाउंट का ताल्लुक है अच्छे आई एफ आर एस फॉर एसएमईज कैश बेसिस समथिंग लाइक दिस पढ़ाया था कुछ? जी सर, हम एक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ये जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। इसका ताल्लुक कुछ रेवेन्यू से नहीं था। रिवाइज कीजिएगा, 3 मिलियन दिरहम से कम अगर आपका रेवेन्यू है तो आप कैश बेसिस पे भी बना सकते हैं।
अगर 3 मिलियन से 50 मिलियन दरम तक है तो फिर आप IFRS फॉर SMEs पे बनाएंगे, और अगर 50 मिलियन दरम से ज़्यादा है तो फिर IFRS पे बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखी हुई है 3 मिलियन से ऊपर, और मैं कहता हूँ कि मैंने कैश बेसिस पे बनाए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। पॉइंट क्लियर? जी ठीक है सर। ठीक है सर सर ये एक पॉइंट कैश के लिए 3 मिलियन अलाउ है, और 50 मिलियन से ऊपर एक वो IFRS का है, बस दो चीज़ें हैं। नहीं, तीन इसके 3 मिलियन से दरमियान 50 मिलियन के बीच में। IFRS फॉर SMEs। अच्छा, SMEs का सेपरेट IFRS। IFRS फॉर SMEs IFRS की एक कंसोलिडेटेड शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इसके आगे इफ द टैक्सेबल पर्सन अ मेंबर ऑफ सर ये 3 मिलियन वाला पॉइंट मल्टी, रिपीट कर देते हैं आप? जी अगर 3 मिलियन दरम से कम का किसी का रेवेन्यू है तो वो कैश बेसिस पर भी अकाउंट्स बना सकती है, उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, उसके पास एक, वो किसी पे भी बनाए, कैश पे या एक्यूअल पे। 3 मिलियन से ठीक 50 है। मिलियन के दरमियान रेवेन्यू है तो IFRS फॉर SMEs पे, जबकि अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर IFRS के मुताबिक। ठीक है। इफ द टैक्सेबल पर्सन अ मेंबर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सर उस वो किसी ग्रुप के साथ भी लिंक है, बड़े ग्रुप के साथ, लाइक दुबई के जो भी कोई ऐसी बड़ी कंपनी होगी। सर नहीं, आई थिंक यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट है वो। ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई कॉन्सेप्ट शायद आ रहा है। आपको याद है मैंने किसी ज़माने आपको OECD पढ़ाया था, मिनिमम टैक्स रेट पढ़ाया था, ग्लिम्स दिया होगा, पिलर 2। तो जिसमें टैक्स ग्रुप रजिस्ट्रेशन होती है उसका तो लिंक नहीं है अगर इसमें। 315 मिलियन दरम से ज़्यादा का आपका रेवेन्यू है, 315 मिलियन दरम से, तो आप पे 15%, आपके लिए मिनिमम टैक्स रेट है 15%। और इसकी रीज़न क्या है? आपको याद होगा, आपको पढ़ाया था किसी ज़माने में कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करती थी टू वर्ल्ड लो टैक्स जुरिस्डिक्शन। शादाब, आपका मैंने चैट में मैसेज पढ़ा, प्लीज़ आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा एक दफ़ा दोबारा चेक कीजिएगा। ठीक है, ओके। अगर किसी भी कंपनी का रेवेन्यू 315 मिलियन दरम से ऊपर होगा और वो या मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट होगी तो उसमें मिनिमम टैक्स रेट 15% है। ठीक है, सर आप 50 मिलियन बोल रहे हैं या 15 मिलियन? 15 मिलियन 15। दूसरी कंपनी का कितना है? 15 मिलियन से ऊपर है उनसे, उसका 9%। नहीं नहीं, 315 मिलियन दरम से ऊपर है तो फिर आपका 15% है, नीचे है ना। या अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट है, तो आप पे जो टैक्स रेट होगा एप्लीकेबल वो 15% होगा, वो 9% नहीं होगा। ठीक है, सर आपकी थोड़े आवाज बीच में, मतलब 350 बोला है, 15 बोला आपने। 315 से ऊपर आपका रेवेन्यू है तो आप पे 15%, 15% का 15% आप पे टैक्स रेट लगेगा। अगर इससे कम लेकिन है तो सर आपको ये 9। लेकिन ये कंडीशन है सर कि वो पार्ट होगा मल्टीनेशनल ग्रुप का। हाँ जी, मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रुप होगा तब। ठीक है,
यस या नो 315 आप? मिलियन से ऊपर रेवेन्यू होगा अगर, नहीं, ये यही दो बोल रहे हैं कंडीशन है, या 315 मिलियन से दिरहम, या आप मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट हो। अगर मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट है ना, फिर कम भी है तो आपने 15% पे देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वो आगे लिखा क्या है कि लिखा फ्री हुआ है? जोन में है कि नहीं, हाँ जी, जो ये टैक्सेबल ऑटोमेटिकली पर्सन। यस होती है। क्या फर्क पड़ेगा? फ्री जोन्स की डिफरेंट है ना सर टैक्सेशन, उनकी कहीं पे क्वालिफाइड पर्सन का टैक्स 40-50। सर इनकी स्लाइड्स मिल जाएंगी, ये जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं? जी मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप ही के लिए बनाई है मैंने, मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा, इश्तियाक अब्बासी, एक आपका क्वेश्चन नहीं समझा। आपने कहा कि आपके पास ऐसी ही विंडो ओपन हो रही है, व्हाट इट मींस? मैं इसको ये समझ मतलब पाया। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि सब आपको देख रहे हैं या सब अपनी अपनी विंडो देख रहे हैं। अगर विंडो है तो मेरे पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। मेरे पास तो जो है ना वैट और कारपेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था मेरे पास जो विंडो ओपन हो रही है, अगर पता नहीं शेयर कैसे उसमें वो आपको शेयर करूँ। इश्तियाक, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता आ रही है। आई डोंट नो कि प्रॉब्लम मेरे एंड पे। हेलो, जी आवाज आ रही है सर? सर मैं ये कह जी। रहा हूँ कि अभी जो आप लेक्चर दे रहे हैं सिर्फ आपकी विंडो पे ओपन हो रहा है या हर बंदे के पास अपनी विंडो है? अगर मेरे सबके पास अपनी विंडो है तो मेरे पास तो ऐसी विंडो ओपन नहीं हो रही। सर आपके पास मे भी, आपके पास अपनी विंडो में भी अभी ना हो। अच्छा ठीक है। ऊपर टॉप के ऊपर ना व्यू का एक बटन आ रहा है, तो अगर आप उसको क्लिक करके तो आप चेक करेंगे तो आपको ये विंडो आ जाएगी। किधर टॉप पे हूँ मैं? टॉप राइट के ऊपर जो है वो व्यू का बटन आ रहा है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह का डिस्प्ले है और ये क्लोज विंडो क्लोज करने वाला ऑप्शन है। विंडो क्लोज करने वाला ऑप्शन नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा व्यू का। ओके सर, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आपका स्क्रीन तो मेरी हाँ हो आ रही गया, है ना ऐप आ गया है, ऐप आ गया है मेरे पास तो। सर? ऐप शुएब, आ गया है सर। जी शुएब। अच्छा, कोर्स पे वापस आ रहे हैं प्लीज। इसमें लिखा हुआ है कि क्या ये टैक्सेबल पर्सन फ्री जोन में है या नहीं है। अगर फ्री जोन में होगा ना तो यहाँ पे क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये नो होगा तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वो यस होगा तो हमारे पास मजीद कुछ ऑप्शन आएंगे। जैसे आप कहते हैं ना, अगर आप किसी से मेहमान से पूछें कि पानी पीना है, अगर वो कहेगा नहीं तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर वो कहेगा हाँ पानी पीना है, फिर आप उससे पूछेंगे शीशे के गिलास में या प्लास्टिक के गिलास में। ये ठंडा या गर्म? हाँ, ठंडा या गर्म। लेकिन अगर मैं ऐसे नो, ये नो हो जाए ना, अगर ये मेन लैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती, आप ये यहाँ पे नो होती, तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन फर्दर ओपन नहीं हो रहे होते। अच्छा, लेकिन अब हमें इस फ्री जोन की वजह से थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे मजीद कुछ ऑप्शन ओपन होंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? इज द टैक्सेबल पर्सन रेजिडेंट इन अ फॉरेन जुरिसडिक्शन अंडर एन एप्लीकेबल डबल टैक्स एग्रीमेंट। क्या ये कंपनी किसी दूसरे मुल्क में रजिस्टर्ड है? अगर है तो फिर कौन से मुल्क में है? थोड़ा सा हम उसको मजीद देखते हैं। ओके, मैंने इसको अच्छा, अमाउंट मैंने इधर ऐसी डाली है 109,200 सर 109,200 ये डालने की अमाउंट वजह उसका, ये टोटल रेवेन्यू डाला है आपने इतना? जी जी, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉल बिजनेस रिलीफ कैसे ओपन होता है। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से मल्टीनेशनल इंटिटी, ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का क्या ताल्लुक है बीच में? ये जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट लिखा आ रहा है कि क्या आप
कहीं डबल टैक्स एग्रीमेंट के तहत किसी दूसरी कंपनी में तो नहीं टैक्सेबल पर्सन मौजूद। टैक्स रेजिडेंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है ना। टैक्स रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैंने आपको टैक्स रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है तो ये भी बताया होगा कि आप एट अ टाइम 2 मुल्कों में भी टैक्स रेजिडेंट हो सकते हैं, राइट? अगर आप 2 मुल्कों में अगर टैक्स रजिस्टर होते हैं तो वहां पे हमें एक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट पे अमल करना पड़ता है। अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। बताएं आप कौन से मुल्क में रजिस्टर हैं, आप कौन से मुल्क में टैक्स रेजिडेंट हैं। पॉइंट समझ आ रहा है शफीक, शुएब? यस यस सर, आ रहा है। ओके। अच्छा, अभी हमने जो चीजें देखी हैं कि उन्होंने पूछा आपसे कि क्या आप किसी और मुल्क के टैक्स रेजिडेंट हैं। क्या आप किसी और मुल्क के टैक्स रेजिडेंट हैं? अगर हैं तो किसके? उसके आगे लिखा हुआ है कि क्या आप यूई के टैक्स नॉन रेजिडेंट हैं। अच्छा, अगर नॉन रेजिडेंट होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको पढ़ाया था एक नॉन रेजिडेंट ने कब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। सर बिल्कुल पढ़ा। आगे चल के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। मैंने एज्यूम किया ये कंपनी अर्जेंटीना में है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जहां पे लिखा हुआ था इफ द टैक्सेबल पर्सन अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, मैंने इसे यस किया। जब यस किया तो इन्होंने मुझे नीचे 2 ऑप्शन दे दिए कि बेसिस क्या है नॉन रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन की रिटर्न फाइल करने की। आगे 2 रीजन दी हुई हैं। ये 2 रीजन क्या हैं? कहीं पढ़ाया था, कहीं डिस्कस हुआ था ऐसा कुछ? सर आपने पढ़ाया है ना, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ये पढ़ाया। नॉन रेजिडेंट में इसका कुछ ताल्लुक था टैक्सेबल पर्सन हैज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, या वो यूएई से कोई सोर्स डिराइव करते हैं, वो या उसका एनएक्सेस वाला था। उसका स्टेट सोर्स इनकम थी और दूसरा परमानेंट वो एस्टेब्लिशमेंट थी, मैंने तीनों आपको चीज़ें थी। बताया था कि किस कंडीशन में आपने यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। या तो तब मैं बेसिकली 3 रीजन थी, 3 ऐसी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे आप यूएई के टैक्स नॉन रेजिडेंट बन सकते थे। उसमें एक रीजन थी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना, सेकंड रीजन थी नेक्सस होना, जबकि थर्ड रीजन थी यूएई स्टेट सोर्स इनकम। जी मैंने आपको बताया था कि जो यूएई स्टेट सोर्स इनकम लेते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, जी सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। इनमें से अगर आप नॉन रेजिडेंट होंगे, अगर ये मैंने नो किया होता, अगर मैंने ऊपर इफ द टैक्स पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन वाले को नो किया होता तो ये नीचे वाला ऑप्शन मेरे पास ओपन होता? नहीं होता सर। नहीं होता, ठीक है। इन दोनों में से हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, फ्री जोन। ये वाली कंपनी चूंकि फ्री जोन में रजिस्टर है, लिहाजा उसमें नीचे फर्दर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर जब आपने नॉन रेजिडेंट को यस किया है तो नॉन रेजिडेंट की उसने रीजन पूछे ना कि किस वजह से नॉन रेजिडेंट है, फिर तो उसको ये ऑप्शन उसने क्यों दिया एनएक्सेस वाली और दूसरी नॉन दूसरा रेजिडेंट होगा सोर्स। तो किसी वजह से होगा, नॉन रेजिडेंट होगा तो किसी वजह से उसने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, या नेक्सट की वजह से या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की वजह अच्छा, से। वो रीजन पूछ रहा था किस वजह वो से रीजन रजिस्ट्रेशन कराई है। पूछेगा, ठीक है उससे ठीक है ठीक। फर्क पड़ेगा। फर्क क्या क्योंकि पड़ेगा? रेजिडेंट है वो, इसलिए ठीक है। अगर वो नेक्सस है तो नेक्सस इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उससे हाँ, कितना रेंट आता है, तो ठीक फिर है। उसने आप रजिस्ट्रेशन उसको करवाई रीजन क्यों है देखिए। अगर नॉन रेजिडेंट है, तो वो इसलिए पूछ रहा है। नहीं नहीं, करवा तो सकता है। आपको पढ़ाया था कि 2 अच्छा। रीजन ऐसी हैं, अगर किसी की तो कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या यूएई में कोई नेक्सस है तब वो जी करवा करवा सकते हैं। हाँ, सकते। स्ट्रेट हाँ सोर्स करवा इनकम सकते। में नहीं कराएगा, ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब आगे उसने मुझसे पूछा कि क्या फ्री जोन में देखते हैं कि क्या उसने
इलेक्शन किया था प्रीसीडिंग 4 पीरियड में कि उस पे वो रेट लगाया जाए जो नॉर्मल है। क्या मतलब है इसका? इलेक्शन होता है सर नॉन नॉर्मल, वो तो रेवेन्यू के हिसाब से नहीं देखते कि अच्छा, इसका ये टैक्स कौन सा देखिएगा, लगेगा। एक सेकंड तवज्जो से सुनिए। जो मेरे पौने बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात किसी हद तक आइडिया होगी कि जो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है उन पे 0% टैक्स है। जो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है उन पे 0% टैक्स है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो अगर चाहें तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो चूज कर सकते हैं कि उन पर नॉर्मल टैक्स रेट लगाया जाए। और इसकी वजूहात हो सकती हैं। करंट बैच वालों को मैं बताऊंगा कि ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या रीजन हो सकती है। और पौने बैच वालों को शायद जहन पे जोर डालें। उन्हें बताया था कि क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की अगर 5% से कम नॉन क्वालिफाइंग इनकम है तो उस पर 100% टैक्स रेट लगता है। उस पर 375,000 की लिमिट नहीं है। 100% अमाउंट पे 9% टैक्स रेट लगता है। इससे बचने के लिए बाज़ औक़ात कुछ क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन भी कहते हैं कि भाई हम पे नॉर्मल टैक्स रेट लगाया जाए। सर ये लेस देन 5% वाली बात काइंडली रिपीट कीजिएगा। आप पुराने बैचेस में अच्छा देखिए, बेसिकली होता ये है कि जो कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड है ना, उन पे काफ़ी सारी कंडीशन मौजूद हैं कि वो इस तरह की इनकम कमाएंगे तो दे विल बी 0% है। ठीक है, उसके अलावा भी मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इनकम, लॉजिस्टिक्स इनकम, इस तरह की इनकम को कहते हैं क्वालिफाइंग इनकम। ठीक है, अगर एक पर्सन है फ्री जोन में रजिस्टर्ड है, वो 95% या इससे ज़्यादा इनकम ऐसे सोर्सेज से कमा रहा है, क्वालिफाइंग इनकम कमा रहा है, तो वो फ्री जोन है पर्सन है, वो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है। लेकिन ऐसे केस में भी उसकी 5% से लेस इनकम होती है ना, जिसे जो नॉन क्वालिफाइंग होती है, साइड इनकम कह लें, इस पे कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 375,000 तक कोई टैक्स नहीं है, इससे ऊपर 9% होगा। 100% अमाउंट पे 9% टैक्स लगेगा। ठीक, यानी सर वो जो 5% होगी उस 100% पे 9% लगेगा। बिल्कुल ठीक है, उस पे ये नहीं देखा जाएगा कि 375,000 की कोई लिमिट है। 100% टैक्स रेट नहीं होगा, टैक्स रेट 9% होगा, लेकिन 375,000 का थ्रेशोल्ड खत्म हो जाएगा उसके लिए। इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन भी वो कहता है कि यार मुझसे इतने झंझट में नहीं पड़ा जाता, आप मुझ पे कॉर्पोरेट टैक्स लगा दें, 9% मेरी नॉर्मल टैक्स में ले आए, मुझे फ्री जोन पर्सन कंसीडर ही ना किया जाए। ये यहाँ पे इलेक्ट करना होता है। ठीक है, if the taxable person incorporated, established or otherwise registered in free zone, इधर अगर मैं yes करूंगा तो क्या होगा? मेरे जो पुराने वाले बैच के पार्टिसिपेंट हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेट करने की। ये जो मेरे पुराने बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ क्वेश्चन से लगता है कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल भूल गई हैं या याद ही नहीं हैं। क्वालिफाइंग इनकम क्या है, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ क्या है, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन क्या है, कौन सी जगहों पे वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक दफ़ा पढ़ा एंड देन दे फॉरगॉट एवरीथिंग। सर ये ये प्रैक्टिस करने वाली है। हमारा सर करंट बैच है, लेकिन हमारे लिए ये चीजें बहुत सारी नहीं है। नहीं, आपका तो मैं नहीं कहता हूँ ना, आपको तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसकी आपने ABC नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, मुझे ये भी पता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बीच में से समझ नहीं आएंगी। करंट बैच सर वालों को तो इसलिए एक एजाज हासिल है ना। आपको तो अभी तक मैंने क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन नहीं पढ़ाया, क्वालिफाइंग इनकम नहीं पढ़ाया, सर लेकिन उनको पढ़ाया है, उनको सर तो इसकी पता एक होना चाहिए। रीजन है सर। जी, सर इसकी एक रीजन है कि हमें कोई नोट वगैरह नहीं मिलेगी ताकि हम इसको रिमाइंड। नहीं नोट वाली रीज़न नहीं है सिर्फ, उसकी एक वजह ये भी है कि उसको आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना होता है।
उसको रिवाइज करना होता है। नोट्स तो देखिए मेरे ख्याल से जो असल नोट्स होते हैं वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। ओके, हाउएवर हमने देखा कि क्या वो कंपनी कहीं फ्री जोन में मौजूद है, इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है। अगर इसे यस कहेंगे ना, अब वो वाला सारा एक नया कट्टा खुल जाएगा, एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि क्या इस बंदे को क्वालिफाइंग फ्री जोन का ऑप्शन देना है या नहीं देना। इसके नीचे देखें लिखा हुआ है कि डज द टैक्सेबल पर्सन मीट द रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर्ड एज अ क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन। यहाँ पे हम क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन में चले गए। हम देख रहे हैं कि जब हम कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें पूरे का पूरा कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई हो रहा है। इट्स नॉट दैट सिंपल जैसे वैट में कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं या पार्टिसिपेंट्स कर रहे होते हैं। ये अच्छी खासी टेक्निकल चीज़ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कमिंग बैक ऑन द टॉपिक। फ्री जोन हम पढ़ चुके हैं कि आपने पिछले 4 पीरियड में कहीं आपने ये तो सिलेक्ट नहीं किया जो कि क्या आप जो रेट क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन पे एप्लीकेबल है उस पे ना हो, बल्कि नॉर्मल टैक्सेशन के तहत आप करें, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये ऑटोमेटिकली नो हुआ है। उसकी वजह ये कि पिछली 4 रिटर्न अभी तक हुई नहीं है। उसके बाद द टैक्सेबल टैक्स पेयर इनकॉर्पोरेटेड, एस्टैब्लिश्ड और अदरवाइज रजिस्टर्ड इन अ फ्री जोन। ये मैंने यस किया तो देखा कि नीचे उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दे दिया कि इफ द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग एन इलेक्शन टू बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स अंडर द स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स डिजाइन। ठीक है, इसको मैंने नो किया। अगर ये नो ना किया होता, यस किया होता, तो हमारी तमाम रिटर्न नॉर्मल टैक्स के मुताबिक हो जाती। ठीक है, और इससे जो अगला क्वेश्चन ओपन है, ये क्वेश्चन आपसे ना ओपन हुआ होता। उसने आपसे ये नहीं पूछा होता कि क्या आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की रिक्वायरमेंट मीट करती हैं या नहीं। उसकी वजह क्यों ना होता। मैंने कहा ये है कि ये जो आखिर में बिल्कुल आपके नोट्स के आखिर में आपको नजर आ रहा है कि इफ द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग एन इलेक्शन टू बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स अंडर द स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम, ये अगर मैंने यस किया होता तो इससे अगला सवाल ना ओपन हुआ होता। क्यों? क्योंकि क्योंकि सर सर हम ये नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है। टैक्सेशन में आ गए होंगे ना। जब आप कह रहे हैं कि मुझे 9% टैक्स रेट लगवाना ही लगवाना है, तो हम्म। क्या फर्क पड़ता है आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है या नहीं है। अपनी सारी इनकम पे 9% चार्ज कर रहे हैं। जी, जैसे नॉर्मल टैक्स में 9% हो रहा है, वो 375,000 के ऊपर जो 9% है, अगर आपने उस पे उस रूल के अंडर जाना है तो फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप ये क्वालिफाइंग फ्री जोन की रिक्वायरमेंट मीट करते हैं या नहीं। अच्छा, सर अब इसी पॉइंट में ना एक क्वेश्चन था कि ये जो क्वालिफाइड इनकम होती है इसमें अगर हम नॉर्मल टैक्सेशन पे आते हैं तो हमारी ओवरऑल इनकम पे ही 9% लगेगा या जो 5% नॉन क्वालिफाइड इनकम होती है उस पे लगेगा ना। देखें उमर, आप थोड़ा सा मैं अगर आपको समरी बताऊं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन क्या था। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन के केस में जो आपकी क्वालिफाइंग एक्टिविटी, जनरली जब आप कहते हैं हाँ मैं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन हूँ, जी हाँ मैं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन हूँ, थोड़ी सी आपकी साइड कम होती है। ठीक है, आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी नॉन क्वालिफाइंग इनकम भी होगी 3% या 4%। आपकी जो 96% जी जी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, 0% होगी। लेकिन ये 3% या 4% विदाउट एनी थ्रेश होल्ड, विदाउट 375,000, 100% 9% पे टैक्स हो रही जी जी है। अच्छा, ये तो जी एक जी ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि आप कहते हैं नहीं यार मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, मेरी 100% पे जैसे बाकी सबकी हम्म। टैक्सेशन हो रही है वैसी ही हो। ऐसे में वही क्राइटेरिया आपकी 100% हम्म। इनकम पे लगता है कि आप 375,000 से ऊपर अगर आपका जो प्रॉफिट है उस पर 9% टैक्स लगेगा। हम्म। यानी इसमें क्वालिफाइड इनकम नॉन क्वालिफाइड इनकम की क्लासिफिकेशन ही खत्म हो जाएगी। जी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जी जी थैंक वेलकम। ओके, अब आप देखेंगे मैंने कहा कि मैं नॉर्मल टैक्स रेट के अंदर नहीं होना चाहता, तो आखिर में उसने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया। ये आप देखें इनमें से जी मैंने नो किया है तो ये अगले वाला क्वेश्चन ओपन हुआ है। ठीक है, कि ये मैंने यस किया होता तो ये वाला क्वेश्चन ओपन ना होता। ठीक है, मैंने जब ये इलेक्शन नहीं किया उसने कहा अच्छा बताओ यार तुम क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बनते हो या नहीं बनते। ठीक है, इधर मैंने आगे सिलेक्ट करना है यस और नो। ठीक, इस केस में मैंने नो किया।
क्यों नो किया। ये तमाम जो हमारे फैसले हैं ये बड़े सोच समझ के करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ ले लेते हैं, आप कहते हैं मेरी 3 मिलियन दिरहम से कम की इनकम है, कम का रेवेन्यू है, मुझे स्मॉल बिजनेस रिलीफ दे दें। अब आप पढ़ चुके हैं जैसे कि स्मॉल बिजनेस रिलीफ आपने जिन सालों में लिया होगा उसका इन फ्यूचर ईयर आप टैक्स लॉस नहीं क्लेम कर सकेंगे। शफीक पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। अगर आप, मैं कहता हूँ ना मेरा 3 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू है जी जी। और मैं कहता हूँ मुझे स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना है, मुझ पे कोई टैक्स ना लगे। हो सकता है मैं लॉस में हूँ, अल्लाह ना करे। अगर मैं लॉस में हूँ तो फिर जो फ्यूचर ईयर होंगे उस पे मैं ये टैक्स लॉस क्लेम नहीं कर सकूंगा। वो कहेंगे भाई आपने तो स्मॉल बिजनेस रिलीफ लिया हुआ था, आप तो कह रहे थे मैंने टैक्स एम्बेट में फॉल ही नहीं करना चाहता, मैं तो रिलीफ लेना चाहता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास कोई बंदा आएगा, वो कहेगा भाई मैं उससे पूछूंगा आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम है, वो कहेगा हाँ कम है। मैं कहूंगा मेरा भाई फिर आपको क्या कोई लॉस होने का रिस्क लग रहा है कि आपका लॉस हो जाए? वो कहता है कि भाई अब इस साल तो नहीं, अगर अगले 2 सालों में भी रिस्क है ना, फिर भी मैं इस बात को मुहैया करता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इधर स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करने की वजह से अगले सालों में अपना जो लॉस होना है वो क्लेम ना कर सके, क्योंकि स्मॉल बिजनेस रिलीफ 3 सालों के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह से क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन, अगर मैं देखता हूं कि यार उसका लॉस बहुत ज्यादा जा रहा है, क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन, अगर कोई बंदा कहे मैं क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन हूं तो वो लॉस क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह के किसी ने टैक्स ग्रुप बनाना है, टैक्स ग्रुप बनाने के लिए भी मैंने ये देखना होगा कि कहीं उनमें से कोई क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन तो नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन ग्रुप नहीं बना सकता नेशनल पर्सन के मेन लैंड बंदे के साथ या नॉन क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन के साथ। ये तमाम डिसीजन बड़े सोच समझ के करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी पहली शीट थी। इस पहली शीट में हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन, टैक्स पे की डिटेल्स हमने देखी हैं। उसके आगे हम आ गए हैं इलेक्शन पे, और ये वाला पोर्शन भी बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहले आपको कहा गया रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या से क्या मुराद है? टैक्स और जो उसमें गेन और लॉसेस है वो रियलाइजेबल बेसिस पे वो इलेक्शन होगा ना इससे। सर ये क्वेश्चन था लास्ट पॉइंट से। जी प्लीज। सर जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा फ्यूचर में ये लॉस का कोई इसका कोई चांस है या कोई एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें हम अगर स्मॉल बिजनेस रिलीफ लिया होगा तो हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो अगर एक बंदा कुछ सोच रहा है कि मैं क्लेम करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस रिलीफ नहीं लेता, लेकिन उसका एक्चुअल में ही रेवेन्यू 3 मिलियन से कम है, तो वो क्या फिर मैनिपुलेट करके उसको इंक्रीज करेगा या उसका कोई ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट करने की? नहीं, मैनिपुलेट करके इंक्रीज करेगा मतलब अगर मतलब यह है देखें कि 3 उसका मिलियन दिरहम से कम है ना, अगर आपका 3 मिलियन दिरहम से कम है तो आपने चॉइस है, आपने इलेक्ट करना है कि हाँ मैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना चाहता हूँ। ऑटोमेटिक नहीं है। ओके ओके ओके, हमारे ऑप्शन है हमारे पास जी। ये हम ऑप्शन होते हैं अगर, ठीक है। ये अभी हम देखिएगा इलेक्शन में हम आए हुए हैं ना, क्या जी जी जी। रियलाइजेशन बेसिस को यूज करना चाहते हैं? व्हाट इट मींस रियलाइजेशन बेसिस क्या है? क्या आपको सब बेसिस को मैंने कहीं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में आपको पढ़ाया था कि रियलाइजेशन बेसिस, जो पुराने बैचेस हैं स्पेशली रियलाइजेशन बेसिस याद है कुछ पढ़ाया था? जी सर पढ़ा था हमने। पढ़ा था आपने, वहां पे आपको याद होगा आपने पहली दफा बताना है कि जब एक बिल्डिंग बिक जाएगी तब आपने प्रॉफिट लेना है, तब आपने टैक्स देना है, या सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज होने पे देना है? इसको जब मैंने यस किया ना, इसने 3 मजीद क्वेश्चन पूछ दिए मुझसे। ठीक है, क्या ये उन एसेट एंड लायबिलिटीज के लिए होगा जो फेयर वैल्यू पे है, या बाकी जो फेयर वैल्यू कैपिटल अकाउंट पे मौजूद है उनके लिए होगा, या दोनों के लिए होगा? इसमें आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
Transitional rules. If the taxable person making an election to adjust taxable income for gains recognized on any qualifying immovable property on prior to the first tax year period. ये क्या चीज़ है? बेसिकली क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है जो आपने पढ़ा होगा क्वालिफाइंग फ्री जोन के साथ ही। अगर पिछले सालों में उसकी कोई ना कोई अमाउंट मौजूद थी, उसने कुछ ना कुछ कैपिटल गेन हासिल कर लिया था, उसको अगर बेचा जाएगा तो क्या पिछले सालों में जो गेन होगा उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सही, ये रिलेट करता है उससे। अब ये वाला टॉपिक क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला आपको क्वालिफाइंग फ्री जोन वाला पुराने बैचेस को याद है? जो पुराने बैच थे वकास अहमद, वजाहत अली कादरी, बकर। मेरा अभी वाला बैच है 8 नंबर। अच्छा, पुराने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ें भूल चुकी हैं और मुझे ये पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वजह से। इफ द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग एन इलेक्शन ऑफ एडजस्ट टू अडॉप्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गेन्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन ऑल क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट ऑन प्रायर टू द फर्स्ट टैक्स पीरियड। क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट्स की एक लिस्ट दी गई है क्वालिफाइंग फ्री जोन के मिनिस्टेरियल डिसीजन में, उससे रेलिवेंट मिनिस्टेरियल डिसीजन में। सर मेरा बैच भी न्यू वाला है। चलें, आपकी तो खैर है। इसके आगे, इफ द टैक्सेबल person making an election to adjust taxable income for gains on losses on all qualifying financial assets or qualifying financial liability, ये जो ट्रांजिशनल रूल हैं ये नॉन टैक्स से टैक्स इन्वायरमेंट में जाने की वजह से आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि देखें, आपने अगर एक प्रॉपर्टी ली हुई है, प्रॉपर्टी आपने ली थी 4 साल पहले, डेफिनेटली इन 4 सालों के दौरान उसकी प्राइस काफी हद तक ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी, उस पर काफी सारा गेन आप ऑलरेडी कमा चुके होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर उसको आज बेचा जाएगा तो टैक्स वाले क्या करेंगे? वो कैसे फैसला करेंगे कि आपने कितना कैपिटल गेन कमाया है, कितना नहीं कमाया? क्योंकि काफी सारा कैपिटल गेन तो उस साल से रिलेट कर रहा होगा, उस टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा होगा जब कॉर्पोरेट टैक्स था ही नहीं। बिल्डिंग आपने 4 साल की पहले की ली हुई है, उस पे अच्छा खासा कैपिटल गेन ऑलरेडी आप लोग कमा चुके होंगे। उसके लिए ये वाली ट्रांजिशन रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको इलेक्शन की एक फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ पे। हाँ जी, रेवेन्यू कितना डाला है मैंने कंपनी का? 1,09,000। ओके, 1,09,000। मैंने इसके बाद नीचे आप उसके देखिए, मैंने स्मॉल बिजनेस रिलीफ में कहा है कि नो, आई डोंट वांट टू क्लेम स्मॉल बिजनेस रिलीफ। ठीक है, अगर मैं इसे यस करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर जिस तरह आप कह रहे थे वो जो 8 फॉर्म थे वो क्लोज हो जाएंगे, हमारे पास 3 फॉर्म रह जाएंगे। मैंने अगर यस किया ना, जो ही स्मॉल बिजनेस रिलीफ को आप देखें, मैंने कहा यस आई वांट टू क्लेम, मैंने ऊपर जाके देखा तो सिर्फ 3 फॉर्म रह गए। क्योंकि मैंने कहा भाई मुझे स्मॉल बिजनेस रिलीफ चाहिए, मुझ पर अभी कॉर्पोरेट टैक्स लगाओ ही नहीं। 8 फॉर्म से फौरन शुक्र के 3 हो गए और मैंने उसे सबमिट कर दिया कि स्मॉल बिजनेस रिलीफ का केस है। ठीक है, अगर इसे नो करूंगा फिर बात आगे चलेगी। सर अगर हमने ये सबमिट कर दिया तो ये फौरन एक्सेप्ट हो जाता है या इसकी कोई रिव्यू में जाता है, कुछ टाइम लेते नहीं, हैं ये आपके रिव्यू बाद? जाता है, इमीडिएटली सबमिट हो जाता है।
लेकिन आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का अगर मैं बताऊं, अगर किसी पार्टिसिपेंट ने, किसी स्टूडेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स ठीक से नहीं पढ़ा, थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ी, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि स्पेशली मेरे साबका स्टूडेंट्स, अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स ठीक से नहीं पढ़ा, आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इसमें स्मॉल बिजनेस रिलीफ शामिल है, इसमें क्वालिफाइंग फ्री जोन शामिल है, इसमें ट्रांजिशनल रूल है, इसमें क्वालिफाइंग ग्रुप शामिल है, इसमें रियलाइजेशन बेसिस शामिल है। तो ये एक ऐसी समरी है जिसमें तमाम चीजें कवर होती हैं। फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तमाम चीज। तो आपने जब तक पूरा कॉर्पोरेट टैक्स अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, आपको रिटर्न फाइल करना बड़ा मुश्किल होगा। और असल चीज है ही कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, इट्स सो मच टेक्निकल। ठीक है, आप जब ये तमाम रेगुलेशन पढ़ेंगे, आप घंटे के अंदर 5,000 6,000 दिरहम कमा सकते हैं। ठीक है, वो फाइबर ऑफ वर्क की इनकम नहीं है। और बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं, उनको नहीं पता क्वालिफाइंग, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। तो पता नहीं हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास इतना अच्छा मौका है, वो इसको क्यों नहीं पढ़ते। ओके, ट्रांसफर्स विद इन अ क्वालिफाइंग ग्रुप। क्वालिफाइंग ग्रुप क्या होता है? एक क्वेश्चन था जी सर, ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो हमारा करंट बैच है उसकी रेगुलर क्लास में आप पहले बताएंगे हमें? जी, हमने आगे पढ़ने हैं, अभी अभी टाइम आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, सही सही। ठीक है, ट्रांसफर विद इन अ क्वालिफाइंग ग्रुप। क्वालिफाइंग ग्रुप क्या होता है? सर ये जो कंसेप्ट है तो ये हम किसी वेबसाइट से देख सकते हैं। सॉरी, ये जो कंसेप्ट है सर, ये कॉर्पोरेट के, तो ये मतलब हम अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, किस वेबसाइट को विजिट करेंगे? शायद सॉरी शफीक, मुझे थोड़ी सी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आई, शायद आहिस्ता आई है। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ना, तो हम अगर अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो कौन से वेबसाइट को हम रेगुलरली विजिट करेंगे? सर जी, कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है ना मैंने, वहाँ पे जी मैंने जी आपको लिंक दिया था अपने लास्ट क्लास में कि कहाँ कहाँ से आपने पढ़ना है। अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स की नेक्स्ट अपडेट पढ़नी है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन पढ़ना है, तो वहाँ कहाँ से पढ़ेंगे आप? सर इमारात जो पोर्टल है सर, वो टैक्स का, उसी से पढ़ेंगे। FTA टैक्स का पोर्टल है। ठीक है, मैं आपसे लिंक्स बाद में दे दूँगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं फ्री होती है आपको लिंक भेज दूँगा। ओके, बाकी आप इसका कम से कम फेडरल डिक्री 47 पढ़ें और कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन रेलिवेंट पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ग्रुप, क्वालिफाइंग ग्रुप 75% अगर आप ऑन करते हैं, 75% शेयर होल्डिंग है, एक दो कंपनीज 75% शेयर होल्डिंग रखती हैं दो कंपनीज में, तो वहाँ पे उसे क्वालिफाइंग ग्रुप कहते हैं। उसके बीच में अगर कोई एसेट या लायबिलिटीज की मूवमेंट होती है, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ठीक है, यस नो। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ, ये भी स्मॉल बिजनेस रिलीफ की तरह आपको एक रिलीफ दिया गया है। देन फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इनकम, फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इनकम को आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप चाहें, अगर आपकी कोई ब्रांच किसी और मुल्क में है, आप उसको एक सेपरेट पर्सन के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें। ठीक है, ओके, डिड द टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर एनी लायबिलिटीज और एसेट टू अ मेंबर ऑफ क्वालिफाइंग ग्रुप? जी, मैंने उसे यस किया, एक और ऑप्शन ओपन हो गया। क्या आप उस पर रिलीफ, ऐसे ट्रांसफर पे रिलीफ लेना चाहेंगे? जैनी, अगर एक क्वालिफाइंग ग्रुप के बीच में कोई एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं, उसको शुमार नहीं किया जाएगा अगर आप इसको यस कर दें। उसके बाद बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ, क्या आप रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ लेना चाहेंगे? ये बिल्कुल स्मॉल बिजनेस रिलीफ की तरह है। अगर बिजनेस में कोई मास्टर लेवल की चेंज आती है तो उसे बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ कहा जाता है। फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिश इनकम, अगर आपके किसी मुल्क में कोई ब्रांच है, आप चाहें तो कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल एक सेपरेट पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाए। ठीक है, ये पहले तीन, आपके पहले दो जो शीट थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद अकाउंटिंग स्केड्यूल की तरफ आ जाते हैं। अकाउंटिंग स्केड्यूल में वो तमाम चीजें अप्लाई होंगी जो आपका अकाउंट्स बने हुए हैं ना, ये सिंपल उसकी कॉपी है।
ये सिंपल उसकी कॉपी है, इसमें ये टैक्स से रिलेटेड नहीं है। आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाना है और इन सबको एज इट इज फिल कर देना है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग आपको क्या पैसे बताता है। ठीक है, ये सेम आपने अपनी बैलेंस शीट, अपने P&L का छापा मारना है इसमें। सर इसमें फिर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मांगी गई, यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देना पड़ेंगे, या बस सिंपली हमने डेटा पुट करना? हाँ जी, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपने अपना ऑडिट कब करवाना होता है एज पर कॉर्पोरेट टैक्स लॉ? सर 1 मिलियन से अगर किया था वो कितने से 50 ज्यादा हो? मिलियन से ज्यादा हो, 50 मिलियन से 50 अगर मिलियन से ज्यादा। आपका रेवेन्यू 50 मिलियन dirham से ज्यादा है तो आपने एज पर ऑडिट लाजमी करवाना होगा। पता है क्या, इसको मैं नीचे लेके जाऊँ ना थोड़ा सा, यहाँ पे मौजूद है कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुई हैं या नहीं। अगर मैं यस करूँगा तो वो कहेंगे अटैच कर दो। सही हो गया। और इसकी ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर 50 इसके मिलियन से अलावा ज्यादा है रेवेन्यू तभी करवाना होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। नहीं मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं, ये एज पर कॉर्पोरेट टैक्स लॉ, एज पर कॉर्पोरेट टैक्स, इट डजंट मीन कि बाकी भी तो इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशन हैं। जी 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 जी। अगर ये जो मैनेजमेंट अकाउंट है वैसे अगर 50 मिलियन से कम है तो मैनेजमेंट अकाउंट्स इसमें सबमिट कर देंगे। तो फिर आप बस मैनेजमेंट अकाउंट सबमिट करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि ऐसा आप बताते रहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के 2,000 रुपये कम से कम लोग ले रहे हैं, ऑडिट के भी इतने ही लेते हैं, 2,000 5,000 तक लेते हैं। हाँ सर, आपने शायद थोड़ा तेज बोले या मुझे आवाज़ आहिस्ता आई है। मैं कह रहा था कि जैसे आपने बताया ना कॉर्पोरेट रिटर्न की कम से कम 2,000 रुपये फीस ले रहे हैं, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी जैसे पाकिस्तान के लोग ठप्पा लगाते हैं ऐसे वहाँ पे भी होता है नहीं होता? हाँ सर, रिस्क अपना हर कोई देख रहा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ठप्पा तो जी मैं भी नहीं लगाता। ठीक है, मैं भी सही है, डॉक्यूमेंटेशन का हूँ, ठीक है, उसके बाद ही ठप्पा लगाता हूँ। देख के तो फिर ठीक है। ठीक है सर आप किस चीज तो बता दें जरा, थोड़ी सी अगर हमने करवानी है ऑडिट आपसे। सॉरी, ओ फीस आपकी पूछ रहे फीस सर कि बता आप दें। फीस ऑडिट की। ऑडिट की डिपेंड करता है रेवेन्यू पे, बैंक में सबमिट होनी है या नहीं। अगर बैंक इन्वॉल्व हो तो फिर मैं नहीं करता। अगर बैंक मतलब है इंटरेस्ट बेस्ड लोन लिया हुआ है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रिटर्न होता है वो रेवेन्यू पे डिपेंड करेगा, आपका रेवेन्यू जुरिसडिक्शन पे। ठीक है, उसके बाद एज शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डर हैं, कितना उनका रेवेन्यू है, कितना कैपिटल था, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। अच्छा, अगर आप यस कर दें कि हाँ अकाउंट ऑडिट हुए हैं, ये कंडीशन, ये पेज ओपन हो जाएगा। ऑडिट ओपिनियन क्या था? ऑडिट ओपिनियन का पता है ना, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवांस क्या होता है? हाँ जी सर पता है। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे जी, ये कह रहे ऑडिट ऑप्शंस को, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कह रहा है, उसको एक्सप्लेन कर दें। मैं आपको क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आपके अकाउंट्स ओके हैं, ऑडिटर के नज़दीक ठीक है। अनक्वालिफाइड, सॉरी, इसका मतलब होता है अनक्वालिफाइड का। अनक्वालिफाइड आपके अकाउंट ठीक है, ठीक है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट्स में कोई एक ऐसी मटेरियल मिस्टेक मौजूद थी जिस पे आपका ऑडिटर आपसे इख्तलाफ करता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सारे अकाउंट्स ही उसकी नज़र में ख़राब हैं। एक अदद बड़ा मसला था उसके नज़दीक। डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि भाई वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता किसी वजह से, वो कहता है भाई मैं इस पे अपनी राय का इजहार नहीं करता। और एडवांस का मतलब है कि वो कहता है भाई आपकी अकाउंटिंग, आपके अकाउंट ठीक नहीं है, उनमें बड़ी बड़ी मिस्टेक शामिल हैं कि उन अकाउंट्स का कोई मकसद ही नहीं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑडिटर? ठीक है, मेरी फर्म मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों की जिसका होगा उसका नाम लिखना है। ऑडिटर का कॉर्पोरेट टैक्स TRN ये आपने मेंशन करना होता है अगर अकाउंट ऑडिट करवाएंगे। उसके बाद हमने शेयर होल्डर का डाटा ऐड करना है। इसमें आपने ये देखना है कि कहीं चेंज तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि 6 मंथ के बाद चेंज हो गया हो बंदा। ठीक है, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है, ये तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं।
अभी तक हमने 8 में से 3 फॉर्म पढ़े हैं, बल्कि 8 में से भी क्या 7 में से हमने अभी तक 3 फॉर्म पढ़े हैं और हमारी 4 फॉर्म अभी भी रहती हैं। अच्छा, अभी तक मुझे ये बताएं, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो पुराने बैचेस से हैं? मैं अब्दुल्ला हूँ नवंबर के जी बैच सर से। मैं सर आपको अगर मैं कहूँगा 100% में से कितना परसेंट रेट करेंगे, अभी तक आपको कितनी समझ आई है, कितना परसेंट? सर 95% तक तो समझ आई। ना करो 95%। हसन कितनी समझ आई है यार? सर सर कंसेप्ट 100% चीज़ों समझ को आ गई। थे, ये सारी चीज़ें आपने जो बताई है ना, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिनकी आगे जो है डिटेल्स वगैरह सेंस स्किप हो गई थी ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की इसकी आप वजह एक से। काम करें, देखें आपने अपना नॉलेज अपडेट रखना है, ठीक है? कितने सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके बाद गोल भुला जाते हैं, फिर उसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई। आपने कोई भी कोर्स वेस्ट नहीं करना, सिर्फ वो कोर्स लेना है जिसका आपको फ़ायदा हो, और जब लेना है उससे बेनिफिट उठाना है। आप जी सब जी ना ऐसा बिल्कुल करें ठीक। कि हम इसको जो बाकी, अच्छा 100% आमिर अगर आपको आई है समझ, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने ये तमाम चीज़ें खुद पढ़ी हैं। लेकिन तकरीबन आप कह रहे हैं कि अभी हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं और 3 हमारे फॉर्म्स पढ़े गए हैं और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक कई पार्टिसिपेंट्स को समझ नहीं आई। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाकी रिमेनिंग फॉर्म है इसको हम कुछ अर्से के बाद पढ़ें और तब तक जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े तैयार होके आएँ। क्योंकि वरना ये मैं तो 4 से 5 घंटे का सेशन प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। नए पार्टिसिपेंट्स का तो चलें खैर, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, नए करंट बैच वाले। लेकिन जो पुराने बैच वाले हैं उनकी भी ज़हन से तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के ज़हन से निकल गई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो बाकी 4 फॉर्म हैं ये नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीकेंड में पढ़ें। आमिर, सर वकास, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर आप ये छोटा सा काम कर दें कि सब इनको ओपन करके एक दफा थोड़ा सा दिखा दें और हल्का हल्का एक एक लाइनर बता के 5-10 मिनट में वाइंड अप करा दें, तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब मैं न्यू मैं बैच से हूँ तो मेरे लिए भी, ताकि हमें जब पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को तो हमें ज़रा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होनी है। नहीं शहजाद, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ इसको एक दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत है। आप पहले तैयार होके आएँ, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आएँ, ठीक है? क्योंकि बैच के शुरू में 67 पार्टिसिपेंट्स थे, जो अभी 50 रह गए हैं। सर अच्छा, इसमें जो है कॉर्पोरेट टैक्स को रिपीट कर लें, सिर्फ सारा जो भी आपने अपने लेक्चर्स के दौरान दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स, आप सर सही कह रहे हैं कि फर्स्ट लेट अस रिव्यू ऑल प्रीवियस मटेरियल, और ना समझ आने की यही वजह है कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे जो ना क्लियर नहीं है, इसी वजह से जो ना 80 70 90% पे हम समझ रहे हैं। तो ये आप नेक्स्ट वीक में रखें तो हम जब तक ये रिव्यू कर लें तो आसानी हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट सर वीक में तो आ सर एक जनरल एक जिस तरह से मैं वैसे करंट बैच से हूँ, लेकिन मेरी एक ओपिनियन ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में होता है ना इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपकी सारी बेस्ड कर रही होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या आपकी इनकम स्टेटमेंट में। यूए की एक बड़ी स्पेशलाइज्ड मेरा ख्याल है स्किल है कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और विदाउट इन कॉन्सेप्ट्स के आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि आप प्रॉफिट एंड लॉस है और आपने उसके ऊपर एक रेट अप्लाई करना है। तो ये मेरी तो ये इसकी इनसाइट है। तो ये तो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की एक्सपर्टीज है जिसके मतलब अगर आपके आपके फुल ग्रिप हो तो ही रिटर्न हो सकती है, अदरवाइज रिटर्न नहीं आप फाइल कर सकते, या फिर आपसे गलत फाइल होगी, फिर यही है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, देखें पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि हर एरा गैरा उठा के वो शुरू हो गए हैं, उन्होंने जी कभी सर। पढ़ा ही नहीं, टैक्स की बेसिस नहीं पढ़ी होती हैं, 2000 रुपए की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे ये ठीक ठाक एक लुक्रेटिव किस्म की असाइनमेंट है और टेक्निकल स्किल है। इसमें आप कहें ना कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, तो वो मजाक नहीं होता। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न एक ठीक ठाक स्किल है, टेक्निकल स्किल है, हाईली टेक्निकल स्किल है। कॉर्पोरेट टैक्स जी सर। रजिस्ट्रेशन बैच ये चीज़ें नहीं है। सर तभी पाकिस्तान ये में भी अभी नई रूल आ गई है कि किसी ने अगर गलत रिटर्न फाइल किया जानबूझ के तो 10 साल तक कैद होगा। सॉरी 10 साल तक क्या हो गए?
10 साल तक उसको मतलब कैद की सजा होगी। नहीं, वो अल्लाह सीएफओ के लिए, वो सिर्फ सीएफओ के लिए, जो रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। हाँ, सेल्स टैक्स के लिए उन्होंने अभी दिया ना, फ्लाइंग इनवॉइसेस, यानी गलत जो इनवॉइसेस बना रहे जी, हैं। और उसके साथ वो एफिडेविट वो करेंगे, साइन करके अटैच करेंगे। जी फैजान साहब, एक चीज तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। असल में जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, क्योंकि ये इन प्रैक्टिस नहीं होते इसकी रिटर्न वगैरह फाइल करने में, कॉरपोरेट इसमें टैक्सेशन वगैरह में, तो उनको जो है वो लाजमी बात है कि कुछ अरसे के बाद जो है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो जेहन से निकल जाते हैं। नहीं, देखें, जब भी आप एक कोर्स लेते हैं ना, उससे पीछे कोई पर्पज़ होता है, आप ये कोर्स क्यों लेना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ जॉब के लिए हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, जो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, तो फिर आपको देखें, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए अपने क्लाइंट्स खुद ढूंढने होते हैं, और क्लाइंट ढूंढना कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। क्लाइंट क्या होता है, बस अपनी मार्केटिंग करनी है, आप लोगों को बताना है मैं ये काम हूँ, वैल्यूमेंट मार्केट में जाके लोग खुद आते हैं। आपकी सर अगर किसी ने बिजनेस ना आपकी आपकी इसके हवाले से भी एक्सपर्टीज हमें दरकार होंगी कि अगर हम लोग पाकिस्तान में बैठ के या यूएई जाके कोई क्लाइंट हंटिंग करने की कोशिश करें, तो वो उसका जो है वो हमें फुट स्टेप्स जो हैं वो भी गाइड कीजिएगा प्लीज। सर एक बात है, वैसे सर फर्ज करें मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं बोलता हूँ किसी को भी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न मुझसे कराएं, ऐसे हो सकता है कि मैं उसको आपको रेफर कर दूं, आपको भेज दूं, क्योंकि स्टार्ट पे मुझे कहीं मैं फंस जाऊंगा, लेक्चर के बीच में मुझे तो नहीं लगता है। करते, वैसे आपको खुद करना चाहिए, प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए, ठीक है। यानी सर हाँ, नहीं मतलब क्लाइंट बेसिकली कवर करने के लिए, क्लाइंट लेने के लिए, तो शुरू शुरू में अगर ऐसे आपको रेफर कर दें तो कम से कम कितने बंदा फीस कोट करे अगले बंदे को, कि हम ताकि कुछ सीख आप भी लें और आपसे। 3000 मिनिमम, ओके। 3000। सवाए इसके कंपनी बंद पड़ी हुई है, ठीक है, जिसका कोई रेवेन्यू नहीं है, उसका आप 1000 तक कर लें या 2000 कर लें, बाकी सबका 3000, ओके। सर 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 जिनका बेसिकली कोई ये है रेवेन्यू कि ना हो सर, शफीक जी, सर जिनका कोई सर जिनका कोई रेवेन्यू ना हो, मतलब जीरो रिटर्न हो, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वो रिटर्न जमा करो, तो फिर वो जो जो थ्री वो है ऑप्शन है, शफीक देखिए, मैं वो रह जाते हैं आखिर में। कंपनी ने, अगर कंपनी ने फ्यूचर सालों में भी बिजनेस करना है ना, आप तब भी जी जी। चीज़ें देख रहे होते हैं, कहीं वो फ्री जोन में तो नहीं है। स्मॉल बिजनेस रिलीफ इस साल आप ना क्लेम करें, अगले साल उसका 1 बिलियन dirham का रेवेन्यू हो, अगर आपने इस साल नहीं क्लेम किया, अगले साल भी स्मॉल बिजनेस रिलीफ नहीं क्लेम कर सकते, समझे। तो डिसीजन इन्वॉल्व है, तो 1000 dirham मिनिमम आपने तब भी देना है जो बंद पड़ी हुई है कंपनी। सर यहाँ पर वहां पर यूएई में भी तो पाकिस्तान की तरह 200 250 500 वाले जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पर भी मार्केट थोड़ी जो ना खराब कर दी है। सेम वो आपने सिचुएशन ये पाकिस्तान वो वाली है। आपने मैं खुद रजिस्ट्रेशन में मैं खुद भी देख रहा हूँ उस मार्केट को। वो आपने सर कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन में देखा होगा, वैट रजिस्ट्रेशन में देखा होगा, ठीक है। जो बंदा स्पेशलाइज्ड होता है ना, जिसने वाकया पढ़ी होती हैं चीज़ें बैठ के, वो 150-200 में नहीं लेगा, कम से कम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का सवाल ही नहीं पैदा होता ले। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसा ऐसा जो लोग आ रहे हैं वहां पर जो इम्पोर्ट होके फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, जो बुक कीप्स और अकाउंटिंग के काम करते हैं। वो सिर्फ देखिए, मैंने आपको अगेन बताया, वैट रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन इतनी टेक्निकल नहीं थी। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करनी है ना, आपको पूरी कॉर्पोरेट टैक्स पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको आईएफआरएस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ये मामूली नहीं है। सर ये डिपेंड करते हैं ना एरिया पे, कि आप कौन से एरिया में मार्केटिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप शारजा और अजमान में करते हो तो वहाँ पे तो रेट बहुत कम है, अगर दुबई में करते हो तो दुबई में ज़्यादा है। यार कम से कम 150-200 वाला काम तो ना करें, 500-700 वाला भी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के लिए ना करें, कोई कुछ भी नहीं होता, हाँ कोई नहीं बिल्कुल। करता, आसान नहीं है, ठीक है सर जी क्वेश्चन था। जी। अ, ये जो एक तो सवाल ये है कि ये जो हम लॉस क्लेम करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें लॉस को किस हद तक गवर्नमेंट क्लेम करेगी, इसको थोड़ा सा 75, एक्सप्लेन कीजिएगा। फ्यूचर में 75% ऑफ प्रॉफिट तक आप क्लेम कर सकते हैं हर साल, ठीक है। क्लेम तो 100% है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे पाकिस्तान में ना, वो किसी का 5 ईयर है, किसी का 6 ईयर है, डेप्रिसिएशन फॉर मेरे ख्याल से लाइफ टाइम है, कोई इस तरह का है। आप यूएई में इस तरह से नहीं है। हम्म। और दूसरा सर, ये जो रजिस्ट्रेशन में लेट की पेनल्टी आई है कुछ, मतलब अगर किसी ने कॉर्पोरेट टैक्स लेट रजिस्टर किया तो पेनल्टी आ रही है, तो उसको कोई माफ करने की भी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, किस बेसिस पे हो रही है?
आप ऐसा कीजिएगा उमर, सब कैबिनेट डिसीजन नंबर 105 पढ़िएगा, कैबिनेट डिसीजन 105, उसमें जो रीज़न दी हुई है अगर उसके मुताबिक है तो फिर रिकॉन्सिडरेशन फाइल करें, ठीक है, एविडेंस के साथ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, पोर्टल से होगी, बड़ा आसान प्रोसेस है, रिकॉन्सिडरेशन पे क्लिक करना, ठीक है, पहले कैबिनेट डिसीजन नंबर 105 पढ़ना, साथ आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। अदरवाइज नहीं होता अगर, तो फिर आप ऐसा करें कि बेटर सजेस्टेड के वेट करें टिल 31 जनवरी। आई एम एक्सपेक्टिंग, गारंटी नहीं है बट एक्सपेक्टिंग कि इस पे गवर्नमेंट एक जनरल वेवर अनाउंस करेगी कि आप 30% दें फाइन और ख़त्म कर लें, ठीक है, ऐसी एमनेस्टी का वेट करें। ओके सर एक चीज और का जी जवाब दे दें। जैसे पाकिस्तान में डेट एक्सटेंशन होती रहती है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के हवाले से, क्या ऐसे दुबई में भी यानी हुआ कोई करेगी क्या? इधर कोई एक्सटेंशन का चक्कर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि आवाम है अपनी, अगर अल्लाह ना करे किसी को पेनल्टी आ गया तो लोग कहाँ से जाएंगे, ठीक है। लोग इतने सारे लोगों ने, यहाँ पे तो एक्सपेट्रिएट्स हैं, यहाँ पे तो जितने फाइन डाल दो उतनी मजे हो गए। इट्स स्टेट सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे डेट एक्सटेंड नहीं होती अनलेस कहीं ऐसे लग रहा हो कि एफटीए के, अब जैसे एफटीए ने बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम पे एक नोटिस दे दिया था कि 31 दिसंबर 2025 के बजाय 31 दिसंबर 2024 है, तो ये 30 सितंबर 2024 है, यानी पूरा साल पीछे ले आया अचानक, ठीक है। ओके, अच्छा बाकी हम अच्छा इंशाल्लाह ताला इसका सर एक चीज और बता दें। एक तो हमारा पोर्टल बता रहा है चीजें ना कि आपका ये ड्यूरेशन है, ये ड्यू डेट है, क्या रेलिवेंट ईमेल और रेलिवेंट नंबर पे भी एसएमएस का है सिस्टम एफटीए का, यानी जो कंपनी ओनर के डिटेल है वहाँ पे? सॉरी जैसे रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए, या वैट की ड्यू डेट आती है, तो पाकिस्तान में तो एसएमएस मैसेजेस पर और रजिस्टर्ड ईमेल पे आते हैं कि भाई आप अपनी इस तरह रिटर्न फाइल कर लें या आपकी ये ड्यू डेट है, करें करें। तो यानी एक तो जेनेरिक पब्लिक ओपिनियन चल रहा होता है ना कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया, एक है कि उस बंदे को, टैक्स पेयर को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल पे और नंबर पे अलर्ट आते हैं। तो क्या यूएई में भी ऐसा है कि उसके रजिस्टर्ड नंबर पे अलर्ट आएंगे, ईमेल पे आएगा उसको कुछ? प्रोसेस इधर सिंपल नहीं है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का। ओके सर ये मेरा एक क्वेश्चन है। सर ये मैं अपनी रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ क्या है, छोटा सा डिफाइन कर दें। सर एक काम करें प्लीज़, हम इसको ना बैच को बाकी जो हम चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर 2 वीक्स के बाद, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन ग्रुप में अनाउंस होगा। इन 3 फॉर्म को मैं जल्दी से समराइज करके बताऊंगा, अगले वाले फॉर्म जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप तब तक जो है वो कर लीजिएगा, तब तक आप अपनी तैयारी रिवाइज कर लें तमाम चीज़ें। सर स्लाइड शेयर कीजिएगा प्लीज इसकी भी। ठीक है, ओके ज़रूर। नहीं काशिफ, इसमें ऐसे नहीं है, इसमें आप कहें ना कि प्रैक्टिशनर के पास कुछ सर्टिफिकेशन है या नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हर कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता ये चीज़ें। अगर फ़र्ज करें आप पहली दफ़ा लेके बैठे हो ना, आपके सामने आ जाए स्मॉल बिजनेस रिलीफ, क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन, आप कहते हैं भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये शेयर भाई आप पहले ऐसा करें ना, ये सब रिवाइज करके आए, इसको आप 2 वीक के बाद का तकरीबन आप टाइम जहन में रखें, आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। और बीच में मैं एक अकाउंटेंट कंसल्टेंट्स के लिए दोबारा एक वेबिनार रखूँगा, ठीक है। सर वो जो आप बता देते हैं पढ़ने के लिए कैबिनेट डिसीजन और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 7 कुछ बोलते हैं सेक्शन, आप वो स्लाइड में कहीं मेंशन होगा या मैसेज में कहीं, उसको मैं वेबसाइट को ढूंढ लूँ? आप तो करंट बैच वाले हैं, आप अभी वेट करें, जी ठीक है। चलें ठीक। ओके क्लास, वेट कीजिएगा प्लीज़, 2 वीक्स में आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।